This is the last topic of your unit 4, valuation of inventory. अच्छा, valuation of inventory को स्टार्ट करने से पहले आई विल टॉक अबाउट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसपे कोई एसेट कैरी हुआ होता है बैलेंस शीट के अंदर. तो इसको हम कैरिंग वैल्यू भी कहते हैं, नेट बुक वैल्यू भी कह सकते हैं कि एक एसेट आपकी बैलेंस शीट पे किस वैल्यू पे कैरी हुआ है. आपके पास एसेट्स की मिसालें क्या क्या है? कैश, ठीक है. कैश इज एन एसेट, कैपिटल इज नॉट एन एसेट. अकाउंट रिसीवेबल्स या फिर डेटर्स बोल दो, वो हमारे एसेट्स हैं. हमारी मशीन एसेट्स हो सकती है. अच्छा, इसमें से कुछ एसेट्स ऐसे हैं कि जिनकी टी अकाउंट वैल्यू कुछ और होती है. मतलब टी अकाउंट, अगर मशीन की बात करें तो मशीन की टी अकाउंट वैल्यू लेट्स सपोज $100,000 आ रही है, लेकिन उसका प्रोविजन भी साथ कैरी होता जाता है. बैलेंस शीट में पहुंच के जो 100,000 मशीन का आ रहा है वो उसकी बुक वैल्यू नहीं कहलाएगी, बल्कि 100,000 में से डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारी बुक वैल्यू होगी, जिसको समटाइम्स वी कॉल नेट बुक वैल्यू एज वेल. नेट से मराज होता है उसके अंदर से कट जाए उसके माइनस होने वाली चीजें. तो बहरहाल बुक वैल्यू वो चीजें हैं जो बैलेंस शीट के अंदर जो भी हमारे पास किसी भी अकाउंट के नंबर्स बैलेंस शीट में आ रहे होते हैं वो हमारी बुक वैल्यूज होती है. क्लियर है? तो हमारी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब यह है कि बैलेंस शीट में इन्वेंट्री की जो वैल्यू जाएगी वो ये हमारी इन्वेंट्री की मतलब बुक वैल्यू कहलाती है. ठीक है. अच्छा, इन्वेंट्री की जो बैलेंस शीट में वैल्यू जाती है वो एक्चुअली हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू होती है. क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू एक तो हम बैलेंस शीट में देखते हैं और इसके अलावा उस वैल्यू को हम इनकम स्टेटमेंट में भी देखते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से माइनस हो रही होती है. ठीक है. उसके अलावा हम उसको ट्रायल बैलेंस के बाहर देखते हैं. ठीक है, कि वो इन्वेंट्री की वैल्यू लिखी होती है, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर से उसको हम इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं और बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक के नाम से लेके जाते हैं. ठीक है. इस बात को समझते हुए टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं. इन्वेंट्री आपकी क्या होती है? आपका स्टॉक साल के आखिर में जो बचा हुआ है वो तमाम माल आपका इन्वेंट्री कहलाता है. जो आपके उस साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा वो. क्लियर है? और बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स एक और बात बता दूं कि आपके परचेजेस है, जिस तरह से परचेज का टी अकाउंट होता है. ठीक है. परचेज का टी अकाउंट होता है. लेट्स सपोज आपने जितनी भी पूरे साल परचेज किया, लेट्स सपोज 50,000 की परचेज की है, तो परचेजेस डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है. या आपने ना 2 लाख की और परचेज की है और वो परचेजेस डेबिट हो रहा है और ये वाली है ना आपका परचेज डे बुक से आया बैलेंस, तो इसके बदले आप परचेज लेजर बोल दो, परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बोल दो या टोटल क्रेडिटर्स बोल दो, वो क्रेडिट हो रहा है. तो ये आपकी टोटल परचेज है पूरे साल की. ये पूरी की पूरी परचेज का कुछ भी सीडी बैलेंस नहीं होगा, पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर होगी. ठीक है, मतलब पीएनएल में ट्रांसफर होगी इन शॉर्ट. ठीक है, 2,50,000 से. अच्छा, अब परचेजेस तो पूरी की पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ट्रांसफर हो जाती है. पीएनएल के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक सेक्शन होता है. तो फिर वो जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है उसका क्या, वो एक अलग टी अकाउंट होता है, होता है इन्वेंट्री का टी अकाउंट. ठीक है. इन्वेंट्री का टी अकाउंट इस साल के शुरू में ब्रॉट डाउन हुआ होता है. एक $10,000 से इन्वेंट्री ब्रॉट डाउन हुई है. अब ये इन्वेंट्री भी पूरी की पूरी आप पीएनएल में शिफ्ट मार देते हो ओपनिंग इन्वेंट्री के तौर पे. ये भी पूरी पूरी 10 के 10,000 चली जाती है. ठीक है. और साल के एंड में अब जो एक नई इन्वेंट्री हम कैलकुलेट करते हैं, अब जो हमारे पास साल के एंड में पूरा माल बच गया वो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है और उसको हम कहां रखते हैं? ट्रायल बैलेंस के बाहर रखते हैं. सही है. ट्रायल बैलेंस के बाहर रखते हैं और फिर वो उसको इनकम स्टेटमेंट से डिडक्ट करते हुए दिखाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर और बैलेंस शीट पे लेके जाते हैं. तो उस इन्वेंट्री के बारे में अब तक की वर्किंग हो चुकी है बहुत दफा, थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं. लेकिन वो जो वैल्यू होती है वो कहां से आती है? उस इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे पास एक, इट कैन हैव अ कॉस्ट एंड इट कैन हैव वन थिंग मोर. ठीक है ना. इन दोनों में से कोई एक वैल्यू वो बनती है इन्वेंट्री की वैल्यू. ठीक है. इस पूरी वर्किंग को हम अभी देखने वाले हैं आगे. कॉस्ट को भी हम कैलकुलेट करते हैं. इसके अंदर दो मेथड्स है, पहले 3 होते थे, अब 2 रह गए मेथड्स. ठीक है, वो भी दिखाऊंगा. फिर कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद आप उसे कंपेयर करते हैं इस क्वेश्चन मार्क से. क्वेश्चन मार्क में क्या है, बल्कि मैं एनआरवी लिख देता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी यहां पर. कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू में से कोई एक वैल्यू जो है वो इन्वेंट्री की बुक वैल्यू कहलाएगी. ठीक है. ये हम पढ़ने बैठे हैं. और वो जो एक वैल्यू जो इन्वेंट्री की बुक वैल्यू कहलाएगी, या तो ये हो सकती है या तो ये हो सकती है. किस बेसिस पे होगी? लोअर. इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है वो कहलाएगी इन्वेंट्री की वैल्यू. जो हमारे पास हमारे अकाउंटिंग की बुक्स के अंदर अगर वैल्यू $10,000 है, इन्वेंट्री की वैल्यू हमारे तहत हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू $10,000 है, लेकिन उसकी एनआरवी क्या होती है मैं बताऊंगा बाद में, $8,000 है. तो आप एक्चुअली एनआरवी को इन्वेंट्री की वैल्यू बोलोगे. ठीक है. लेकिन एनआरवी अगर उसकी $12,000 है, एनआरवी क्या होती है इसके ऊपर बाद में बात करेंगे. तो एनआरवी ज्यादा, जो इन दोनों में से कम है, कम वाला ये है, तो हम कॉस्ट के ऊपर रखेंगे इन्वेंट्री.
क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा मैंने एक रफ आइडिया दिया कि हम करने क्या वाले। अच्छा, इन्वेंट्री एक तरह की हो सकती है, 3 तरह की भी हो सकती है, डिपेंड करता है। अगर आपका एक ट्रेडिंग बिजनेस है तो आप माल खरीदते और बेचते हो, तो वो एक फिनिश्ड गुड की इन्वेंट्री आपके पास। लेकिन अगर आपका एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपके पास 3 तरह की इन्वेंट्रीज हो सकती है। एक वो रॉ मटेरियल जो आपने खरीद के अपने वेयर हाउसेज में रखा है, स्टोर्स में रखा है, वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है, ठीक है। एक वो इन्वेंट्री जो कि उन रॉ मटेरियल से माल बन के तैयार हो चुका, वो फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंट्री है, ठीक है। और एक इन्वेंट्री इसमें और उसके दरमियान जो प्रोसेस है उसके दरमियान है, वो होती है वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री। वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री इतनी डिपेंड करता है बिजनेस की नेचर क्या है, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती। वर्क इन प्रोग्रेस की इन्वेंट्री वो बस स्टोर से निकला हुआ तमाम माल जो कि अभी हमारी प्रोडक्शन लाइंस पे चल रहा था और हमारा ईयर एंड हो गया। ईयर एंड हो गया, समझ लो एक बटन है बहुत बड़ा सा, वो दबा दिया तो ईयर एंड हो गया, 31 दिसंबर 2022 खत्म, 6 बज गए, अब सब रुक जाएगा। अब जो रुक गया ना, अब स्टोर में कितना स्टॉक नोट कर लो, और वो जो प्रोडक्शन लाइनों पे कितना स्टॉक चल रहा है उसको नोट कर लो, और फिनिश गुड्स का कितना स्टॉक है उसको नोट कर लो, तो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई 3 अलग तरह की। लेकिन अभी हम आगे 3 अलग तरह की इन्वेंट्री की बात नहीं करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में देख लेंगे उस चीज को। फिलहाल मैं एक ही तरह की इन्वेंट्री की बात करूंगा जो हम सिर्फ इन्वेंट्री बोलते हैं जैसे, और वो एक ट्रेडर की इन्वेंट्री होती है ना, जो माल बना बनाया खरीदता है और बेचता है, तो उसके पास एक ही किस्म का स्टॉक होता है, फिनिश गुड्स वाला, ठीक है। हाँ, उस फिनिश गुड्स के स्टॉक में बहुत तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। एक सुपर स्टोर है, उसके तो बहुत ही तरह के स्टॉक्स होते हैं, ठीक है। बेवरेजेस का अलग स्टॉक होता है, ग्रोसरीज का अलग स्टॉक होता है, कन्फेक्शनरी का अलग स्टॉक होता है, तो उनका मतलब बहुत कैटेगरीज होती है, लेकिन है तमाम वो फिनिश गुड्स के स्टॉक। लेकिन खाली अभी बताने के लिए कि रॉ मटेरियल हो सकता है एज एन इन्वेंट्री, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स भी हो सकता है एज एन इन्वेंट्री। लेकिन इस चीज को अब भूल जाओ, 3 तरह की नहीं, अभी एक ही तरह की इन्वेंट्री को डील करना है। IAS प्लस, प्लस को छोड़ दो, IAS ध्यान में रखो। IAS की फुल फॉर्म क्या है? अकाउंटिंग के मतलब अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए IAS की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है ना। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स गाइड करते हैं कि आपको अकाउंटिंग किस तरह से करनी है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के IAS 2 है इन्वेंट्रीज को लेकर। आपने अभी IAS की बात नहीं करनी है, बस एक IAS 2 पढ़ा दिया, बस वही बहुत होगा, ठीक है। वो एडवांस अकाउंटिंग जब आप पढ़ रहे होते हो तब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बाकायदा सारे पढ़ते हो। फिलहाल इतना है कि IAS 2 आपको बोलता है कि इन्वेंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी स्टेटेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, NRV। IAS 2 क्या कहता है? इन्वेंट्रीज की जो वैल्यूएशन आप करोगे वो उन दो में से लोअर वाली अमाउंट होगी, कॉस्ट और NRV में से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू, समझाने लग रहा हूं अभी। आपकी इन्वेंट्री वैल्यू करेंगे आप लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू से। अभी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ये समझो कि सेलेबल वैल्यू, मतलब जो उसको बेच के पैसा कमा सकता है उस इन्वेंट्री को, ठीक है। और ये एस्टिमेशन है, ये एक एस्टिमेशन है। जाहिर है जब माल बेच दिया तब तो जाहिर हो गया ना, वो पैसा आ गया, लेकिन माल कितने का बिक सकता है ये वो वैल्यू है, और ये वो वैल्यू कि माल हमें कितने का पड़ा, कॉस्ट। तो कॉस्ट आपकी आपने लिखी है एक तरफ, और एक तरफ ये माल कितने का बिक सकता है। दोनों में से जो लोअर अमाउंट है आप उस अमाउंट के ऊपर अपनी इन्वेंट्री को मतलब अपनी बैलेंस शीट के अंदर रखना चाहेंगे। क्यों? मिसाल के तौर पर कहता हूं कि यार मेरे पास स्टॉक है, मैंने $10,000 तक का लिया हुआ है। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो स्टॉक मैंने खरीदा था $10,000 का। आप मेरे अकाउंटेंट हो, ठीक है ना, मैं बिजनेस हूं, आप मेरे अकाउंटेंट हो, तो आप कहोगे कि जो कॉस्ट इसकी थी $10,000 उस पर ही हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि वो उतने भी जब मतलब साल खत्म हो गया ना, साल खत्म होने पे जो इन्वेंट्री हमारी बुक्स में रहनी चाहिए, जितने की खरीदी गई थी इतने की रहनी चाहिए। ये इन्वेंट्री है, कोई डेप्रिशिएट थोड़ी होती है, सही है। लेकिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, वो कहता है फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले से रिकॉर्ड करो। आपको पता चलता है कि ये इन्वेंट्री अगर आज हमारी सेल होती है ना तो ये 12,000 की जाएगी, तो आप कहोगे ठीक है 12 की जाएगी ना, तो इसका मतलब हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें इसको। 12 पे जा सकती है इन्वेंट्री, 2,000 का गेन क्यों ना रिकॉर्ड कर ले? ना 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 ना, चली गई 12,000 पे, नहीं ना, बेची तो नहीं ना। जब तक बेचोगे नहीं तब तक वो रियलाइज नहीं हुआ, और गेन की सूरत ये होती है कि जब तक रियलाइज ना हो जाए तब तक रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, उसके गेन को। तो ये 12,000 वाली बात अभी आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, इन्वेंट्री तो आपके पास रखी हुई है। 10,000 की इन्वेंट्री 10,000 से रिकॉर्डेड रखो। अच्छा, और अगर केस ये होता कि 12,000 की इन्वेंट्री नहीं, हमें पता चलता कि यार ये तो ओल्ड स्टॉक हो गया, ऑब्सोलीट हो गया, आपको खरीदेगा नहीं, हमें भले ये $10,000 का पड़ा है लेकिन मार्केट में ज्यादा चीज है ना, $8,000 तक का जाएगा। इस केस में अब आप $10,000 पे नहीं रख सकते, क्योंकि एक चीज अपनी बुक्स में आप $10,000 में कैरी कर रहे हो जिसकी आपके पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि उसकी मार्केट वैल्यू अब सिर्फ $8,000 रही है। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस को पहले से बुक करो। तो एक एसेट आपके पास $10,000 का रखा हुआ है आपकी बुक्स के अंदर,
आप उस एसेट को कि $2000 क्रेडिट कर दो और उसके बदले डेबिट कर दो इंपेयरमेंट लॉस, मतलब एक लॉस डेबिट कर दो। अभी ये डिटेल में बताऊंगा आगे, ये शुरू में ही रफली बताना जरूरी है। तो इससे क्या होगा कि आपकी इन्वेंट्री 10,000 रुपए खड़ी थी आपके पास, अगर वो क्रेडिट कर दिया आपने 2000 से, तो आपकी नेट इफेक्ट इन्वेंट्री बची आपके बुक्स में $8000 की। क्लियर है? और उसके एवज आपने एक इंपेयरमेंट लॉस, एक एक्सपेंस बुक कर दिया। अच्छा जी, तो ये मोटी मोटी बात होगी। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू को थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं। अभी हम देखते हैं इन्वेंट्री की कॉस्ट। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होती है? आपको सिंपल है, जितने की इन्वेंट्री ली वही कॉस्ट है उसकी, जितने की इन्वेंट्री ली थी वही उसकी कॉस्ट है। इसमें कैलकुलेट कैसे होनी है क्या? अच्छा, अगर आप पूरे साल 50 दफा इन्वेंट्री खरीद रहे हो अलग अलग टाइम पे, कभी किसी महीने के बीच में, कभी किसी महीने के आखिर में, कभी मार्च की शुरू में, कभी मार्च के 10 दिन बाद, कभी अप्रैल, इतनी दफा इन्वेंट्री खरीद रहे हो, सही है, हर दफा अलग अलग रेट्स पे वो इन्वेंट्री आ रही है, तो आप किस रेट पर को कहोगे? आप कहोगे कि यार जो माल मेरा जिस प्राइस पे लिया था, मैं उसको, अगर मेरे पास जो बचा हुआ माल है उसी माल को ट्रैक बैक करूंगा कि वो मैंने लिया किस प्राइस पे था, तो मैं उसी कॉस्ट के ऊपर उसको रखूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक दफा माल मार्च में लिया, एक दफा अप्रैल में लिया, एक दफा मई में लिया, एक दफा जून में लिया। जब मार्च में लिया तो मुझे पर मेरे फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल बेच रहा था मैं, ठीक है ना, तो मार्च में जब माल लिया तो मुझे पर फुटबॉल जो है ना वो 300 रुपीज की पड़ती थी। अप्रैल में लिया तो पर फुटबॉल 400 रुपीज की पड़ती थी। मई में लिया तो पर फुटबॉल 500 की, और जून में लिया तो सही इस तरह से। तो अब जो मेरे पास साल के आखिर में बची हुआ स्टॉक है वो मई वाला है, तो मई वाली तो मैंने 500 की ली थी, तो 500 के हिसाब से वैल्यू करूंगा। बड़ा सिंपल है ये कहना, ठीक है। आपका पेट्रोल पंप है, टैंक के अंदर पेट्रोल आता रहता है अलग अलग रेट्स में, वो टैंक में जमा ही हो रहा है, सारा पेट्रोल मिल गया। अब जो साल के आखिर में पेट्रोल बचा आप कैसे निकालोगे टैंक में घुस के कौन सा वाला मई वाला पेट्रोल है, कौन सा जून वाला पेट्रोल है? फिक्स हो गया ना वो, तो सही है। इट्स नॉट लाइक दैट। उसके अंदर तुम कहोगे कि नहीं है, फिर तो मैं एवरेज आउट कर दूं तमाम रेट्स को, तो एवरेज आउट भी कर सकते हो। और तो ये इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। इन्वेंट्री की कॉस्ट कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन वैसे तो थे, एक मेथड खत्म हो चुका है, फीफो, एक मेथड हुआ करता था लीफो, और एक मेथड है एवरेज कॉस्ट, एवको, ठीक है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, एवको मतलब एवरेज कॉस्ट मेथड, और लीफो एक होता था, अब खत्म हो गया, क्यों हो गया वो भी अभी आप समझोगे, ठीक है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड को आपका बिजनेस जो अडॉप्ट कर रहा है ना, वो उसकी पॉलिसी है, बिजनेस की पॉलिसी है कि वो अपनी इन्वेंट्री को वैल्यू करता है फीफो मेथड के ऊपर। तो वो फीफो मेथड पे ही कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। अब आपको कंसिस्टेंटली जो आपने मेथड ऑप्ट कर लिया ना, उसी मेथड पे रहते हुए अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब मेथड चेंज होता है ना, मेथड चेंज होने की वजह से आपके अकाउंटिंग के प्रॉफिट्स भी चेंज हो जाते हैं, सही है। आप इन मेथड के जरिए कॉस्ट को कैलकुलेट करोगे, चाहे कोई एक मेथड यूज करोगे, लेकिन वही यूज करते रहना है, फिर बता रहा हूं दफा। तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के बाद उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करोगे, तो जो लोअर अमाउंट होगी वो आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आएगी। अब आ जाते हैं इसके कॉस्ट के मेथड्स के ऊपर। एक है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसके नाम से जाहिर हो रहा है, आपको शायद नहीं हो रहा होगा, मुझे इसलिए हो रहा है, मुझे पता है। क्या समझ में आ रहा है इसके नाम से? जो ना जो पहले इन्वेंट्री आई थी उसको पहले हम आउट करेंगे, ठीक है ना, और ऐसे करते करते साल के आखिर में जो इन्वेंट्री बच जाएगी वो लेटेस्ट खरीदी हुई इन्वेंट्री होगी, लेटेस्ट रेट पर खरीदी हुई, ठीक है। इस मेथड को मैं रफली समझाऊं तो समझना कि आपके पास माल बिजनेस में आप स्टोर, अच्छा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैं मिस आउट करके बताना, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की जो अकाउंटिंग है ना, वो स्टोर मैनेजर करता है, ठीक है। वो नॉर्मली ऑफिस में जो अकाउंटेंट बैठा होता है वो नहीं करता, स्टोर मैनेजर करता है, जिसके स्टोर में सारा माल आ रहा है जा रहा है। आप उससे लेते हो इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू क्या है, तो वो इन्वेंट्री की क्लोजिंग वैल्यू कुछ इस तरह से कैलकुलेट करता है। वो स्टोर में बैठा है, वो देखता है कि माल आया, कितना माल आया उसको छोड़ो, 20 के रेट पे, $20 के रेट पे, ठीक है ना। दोबारा माल आया $30 के रेट पे, फिर माल तीसरे दिन चला गया। अब वो जो तीसरे दो दफा माल आया, एक दफा 20 के रेट पे, एक दफा 30 के रेट पे। जो माल उसने इशू किया ना, तो वो उसके पास ऑप्शन है 20 के रेट वाला करे या 30 के रेट वाला करे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि पहले जो है ना आप वो वाला इशू करो जो पहले आया था, ठीक है ना, जो लास्ट में आया हुआ है उसको नहीं। लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि जो लास्ट में आया उसको पहले इशू करो। लेकिन मसला ये है कि पूरे साल कितनी, अब फॉर एग्जांपल ये वाला लास्ट में आया हुआ है, ठीक है ना, इसको इशू कर दिया और इतने में आपका अगला माल दोबारा आ चुका 40 के रेट पे, फिर अगला माल आया 42 के रेट पे। तो अब इसमें ये 30 वाले मिसाल के तौर पे 200 यूनिट्स आपके आए हुए थे,
आपने उसमें से 100 यूनिट्स इशू किए थे, इतने में आपके पास 500 यूनिट्स और आपने मंगवा लिए, 40 के रेट पे पड़े वो आपको लग रहा था रेट बढ़ रहे तो पहले से माल मंगवा लिया, ठीक है। अब दोबारा से जो है ना, अच्छा इन्वेंट्री को इशू करने की जरूरत पड़ी। इन्वेंट्री इशू क्यों होती है? बिक रही है ना, कस्टमर को भिजवाना है, माल बेच रहे हैं, तो स्टोर से निकलेगा भी तो सही। तो वो जो है ना, आपने कहा कि यार ये 500 यूनिट्स जो है ना मेरे पास रखे हुए 40 के रेट पे, लेटेस्ट ये आए हुए, तो अब इसको, तो ऐसे करते करते लेटेस्ट वाले ही गुजर रहे होंगे, और ऐसे करते करते साल गुजर जाएगा, और ये बेचारे बैठे हुए ना यूनिट्स, मिसाल के तौर पर ये 100 यूनिट्स थे, ये वहीं के वहीं पड़े रह गए। साल के आखिर में ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू अगर हुई ना, टोटल बनेगी 20 मल्टीप्लाई 100, $2000। तो अकाउंटिंग कहती है कि यार ये ऑब्सोलीट वैल्यू है, लेटेस्ट वैल्यू नहीं है। तो लीफो में ये मसला है कि जो सबसे आखिरी में माल आया हुआ है, आप सबसे पहले वो जैसे जैसे बेचते जा रहे हो ना, तो जब से जो सबसे पहला आया हुआ माल है वो पड़ेगा पड़ा ही रह जाएगा। क्लियर है, हो रही है? और ईयर एंड के अंदर जो फिर इन्वेंट्री की वैल्यू आ रही होगी ना, वो बहुत ही पुरानी कोई वैल्यू होगी, क्योंकि जो बचा हुआ माल है वो बिल्कुल सबसे पहला वाला था। तो अगर इससे बेहतर अप्रोच थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले माल आया वो पहले निकले। सही है? इसको आप एज एन अप्रोच अगर समझना चाह रहे हो ना, मैं इसको ऐसे समझता था कि एक बॉक्स है जिसकी यहां पर ओपनिंग है, डिस्पेंसर कहलाता है। डिस्पेंसर किस तरह काम करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो डिस्पेंसर आपके पानी का एक होता है, इस तरह माचिस का भी डिस्पेंसर होता है, मैच बॉक्सेस अंदर डलती है, तो ऊपर से मैच बॉक्स बहुत सारी डाल दी, तो ये माचिस की डिब्बियां सारी डाल दी, फिर नीचे से निकालना शुरू की, ठीक है ना। तो जो पहली घुसी थी वही पहले निकलेगी। सही है? फर्स्ट इन जो हो रही है वही फर्स्ट आउट होगी, राइट। लेकिन अगर ये नीचे से ओपन नहीं होता, ये ऐसा बॉक्स होता है जिसमें आप ऊपर से चीजें डाल लो, तो एक चीज आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, जब निकालने की बारी होती तो सबसे आखिरी वाली आने वाली है, आप सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि स्टैक हुई है। क्लियर? तो ये इसमें मसला ये कि नीचे का जो रह गया ना वो रह ही जाएगा। सही? तो फीफो का और लीफो का ऐसे रफ आइडिया हो गया, अब इसको पढ़ते हैं। द फीफो मेथड सजेस्ट्स that the first items added to the inventory are the first ones to be sold। सही? जो पहले आइटम्स इन्वेंट्री में पास आए वही पहले बिकने चाहिए जब बेचने का वक्त आए। तो पहले आइटम ए आया, फिर आइटम बी आया, फिर आइटम सी आया, मैंने परचेज कर लिया। अब एक ग्राहक आ गया, तो बैच ए, बैच बी, बैच सी, 3 बैचेस हमारे पास आ चुके हैं। ग्राहक को चाहिए फुटबॉल्स, वो सारी तीनों बैचेस में फुटबॉल सेम है, लेकिन मैं उसको जो फुटबॉल दूंगा, इशू करूंगा ना, वो बैच ए की पहले इशू करूंगा, जो पहले आई थी उन्हीं को पहले इशू करूंगा। क्लियर? प्रैक्टिकली भी देखा जाए तो ज्यादा पुराना ना हो जाए ना, स्टॉक को खराब ना हो जाए पड़े पड़े आपके पास, ये भी तो होता है, उसका ग्लू खराब हो गया वेदर की वजह से, समथिंग लाइक दैट की भी तो हो सकते हैं। तो जैसे आप फिजिकली गुड्स को देते हो ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, वैसे अपने अकाउंटिंग बुक्स में भी फिर वैसे लिखते हो कि भाई मेरा मतलब इतने रेट वाला माल पहले गया, इतने रेट वाला माल पहले गया, ठीक है। इसकी अकाउंटिंग का मेथड तो आप जब स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्या मैं आपको बेसिक इसका स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ, क्या होता है, इसकी अकाउंटिंग होती कैसे, इन्वेंटरी वैल्यूएशन की। स्टोर मैनेजर जो है ना आपको, या इन्वेंटरी वैल्यूएशन कर रहा है, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है माल कितने का बिका। वो कहता है रिसीट और इशू, कितनी कॉस्ट पे मेरे पास आया, वो माल जब मैं इशू कराऊंगा तो उतनी कॉस्ट पे इशू करूंगा, स्टोर से उसी कॉस्ट पे इशू होगा। सेल कितने का हो रहा है उसमें प्रॉफिट ऐड होके वो उसका मसला नहीं है। सही है? वो बेच थोड़ी रहा है, स्टोर में माल आ रहा है, वो स्टोर से माल जा रहा है, उसका बस इतना काम है कि जब माल जा रहा है तो बता दें कि इतनी कॉस्ट वाला माल जा रहा है, कि जब आया था तो इतनी कॉस्ट का था, तो इतनी कॉस्ट वाला माल निकल रहा है। ओके, उसके बाद 3 कॉलम्स होते हैं, रिसीव्ड, इशूड, बैलेंस। लेट्स सपोज हम एक वो अज्यूम करते हैं, फुटबॉल्स ही अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो 100 फुटबॉल्स खरीदी गई एट द रेट, एक फुटबॉल जो है वो $5 की, ठीक है ना। तो आपके पास सीधा टक टक करके यहां बैलेंस इन्वेंट्री का क्या आ गया, 100 फुटबॉल्स $5 के रेट पे, ये क्वांटिटी है, ये रेट है, और ये अमाउंट है। तो अमाउंट बनती है $500, $500 की इन्वेंट्री है, ठीक है। कोई भी तारीख को हुआ होगा, 5/4 मिसाल के तौर पे 2023 चल रहा है, सही। फिर दोबारा से एक दफा खरीदी गई इन्वेंट्री 6/7, ठीक है, 250 फुटबॉल्स खरीदी गई एट द रेट $6 ईच। तो अब इसने इन्वेंट्री को रिन्यू करना है, यहां पर लाइन लगेगी, और पिछली वाली इन्वेंट्री, ये मैं फीफो मेथड बता रहा हूं, फीफो और लीफो में इस तरह काम होता है जो मैं कर रहा हूं।
100 यूनिट्स तो ये रखे हुए मेरे पास 5 के रेट पे, $500 की ये इन्वेंट्री है, साथ में 250 और आ गए, ठीक है ना, तो कितनी हो गई, और 6 के रेट पे आए तो कितने, ठीक है, तो ये 250 यूनिट्स $6 के रेट पे 1500 के पड़े टोटल। इसको ये टोटल नहीं कर देगा कि 350 डॉलर, अलग अलग रखना है इसने, सही है। उसके बाद फिर येलो लाइन लगेगी। उसके बाद क्या हुआ, 8 तारीख मिसाल के तौर पे 9वां महीना, इन्वेंट्री सेल की गई, फुटबॉल सेल की गई, सोल्ड फुटबॉल्स फॉर मिसाल के तौर पर $10 ईच। अब $10 की बेची, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी फुटबॉल बेची, ये जरूरी है हमारे लिए, कितनी फुटबॉल्स बेचे, 30 फुटबॉल्स, ठीक है ना, 30 फुटबॉल्स बेचे ना। स्टोर मैनेजर कहेगा कि भाई 30 फुटबॉल्स हमारी इशू हुई है, और किस रेट पे इशू कर रही है। अब फीफो है तो जो पहले आई है वो वाली लिखोगे, पहले आने वाली का क्या रेट है, $5 का, तो $5 के रेट पे इशू हुई है, ठीक है, 30 फुटबॉल्स एट द रेट $5 इशू हुई। तो इसका मतलब ये $5 के रेट वाली में अब कितनी रह गई, 70 फुटबॉल्स रह गई $5 वाली, सही है। $350 के फुटबॉल्स बाकी रह गए, क्योंकि 30 फुटबॉल्स $5 के वाली जो है ना वो इशू हो चुके हैं, और 250 फुटबॉलें पूरी वहीं की वहीं बाकी है, ठीक है, समझ आ रही है। तो ये फीफा है, जो फर्स्ट इन हो रहा है वही फर्स्ट आउट होगा। अब आप कहोगे $10 की बेची है तो $10 लिखने चाहिए, नहीं भाई वो तो बेची है, उसको छोड़ो ना, ये कॉस्टिंग है सिर्फ, ठीक है। अगर ये लीफो होता तो इट वुड हैव बीन अ बिट डिफरेंट। ये 30 फुटबॉलें कितने किस रेट पे निकलती, 6 वाले, तो हमारे पास 100 फुटबॉलें वहीं की वहीं रह जाती $5 के हिसाब वाली, ठीक है, और 250 में से 220 रह जाती फुटबॉलें, ठीक है, तो ये 1200 और 120 1320, सही। अच्छा, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ना आपस में, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाएगा 180, जो माल बेचा उसकी कॉस्ट, सही है। इस कॉलम का ये भी बेनिफिट है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी निकाल लेता है। माल वैसे बेचा कितने का है, सेल कितने की हुई, 10 मल्टीप्लाइड बाय 30, $300 की सेल हुई, ठीक है ना, लेकिन उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या थी, 180। कितने का माल बेचा, ये बड़ा सा वेग सा क्वेश्चन है। कितने का माल बेचा, मैं कहूं 180 का माल बेचा है, नहीं 180 वाला माल बेचा है, ठीक है ना, और बेचा कितने का है, 300 का। इसको क्लियर बोलने के लिए कितनी कॉस्ट का माल था और कितनी सेलिंग प्राइस पे बेचा, सही। सो कितने का माल बेचा इज एम्बिगुअस क्वेश्चन, आप कॉस्ट का सवाल कर रहे हैं या सेलिंग प्राइस का। कितने का माल से मुराद क्या, कितने का हमें पड़ा था, कितने का हमने बेचा था, कितने का माल बेचा नहीं समझ में आ रहा है, तो इससे बेहतर है पूरा बोलूं कितनी कॉस्ट का माल बेचा और कितने में बेचा, ठीक है ना। तो मैंने इतनी कॉस्ट का माल बेचा 30 × 6, और जितने में बेचा वो तो यहाँ पर आता ही नहीं है, वो तो हमारी इन्वेंटरी वैल्यूएशन के अंदर आता ही नहीं था, वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में देखेंगे। बेसिक आपको आइडिया हो गया इसके अकाउंटिंग स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ये जो इसकी 3 ABC और ये ABC तीनों लिखे हुए हैं ना, जो एवरेज कॉस्ट मेथड, लीफो मेथड और फीफो, इसका ये वाला पेज बाद में पढ़ने जैसा है, पहले उसकी हमें अकाउंटिंग देखनी चाहिए। अकाउंटिंग क्या है उसकी, तो एग्जांपल हमारे सामने है, कागज जी ट्रेडर्स कैरीड आउट फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022, ठीक है, 31 दिसंबर 2022 के अंदर उनकी ये वाली ट्रांजैक्शंस है कागज जी की। अगर ये मैं सवाल उठा लूं एक तरफ, और इस सवाल से मुझे ये जैसे ये स्ट्रक्चर बना है, ये कहलाता है इन्वेंटरी वैल्यूएशन शेड्यूल। तो इस सवाल से मुझे इन्वेंटरी वैल्यूएशन शेड्यूल बनाना है, ठीक है, यहां पर वो इन्वेंटरी वैल्यूएशन शेड्यूल बना हुआ है। अच्छा, इन्वेंटरी वैल्यूएशन शेड्यूल बनाना है, और सबसे पहले फीफो के हिसाब से बनाना है, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को रख के। अब आप देखते जाना, 10 जैन को 150 नोट पर, पूरा सवाल पहले देख लो, ये तो ट्रांजैक्शन है सारी। सवाल के आखिर में लिखा है द बिजनेस हैज अ पॉलिसी ऑफ यूजिंग फीफो टू वैल्यू इट्स इन्वेंटरी, द ओपनिंग स्टॉक वाज 300 नोटबुक्स प्राइस्ड एट $2 ईच। तो 1 जनवरी को ओपनिंग स्टॉक सबसे पहले लिखना है, 300 की क्वांटिटी है, कागज जी ट्रेडर्स जो है वो नोटबुक सेल कर रहे हैं, यहां से पता चल रहा है, ठीक है, 300 नोटबुक्स है जिसकी प्राइस्ड एट $2 ईच। ये प्राइस्ड एट से मुराद यहां पर ये सेलिंग प्राइस नहीं मुरादा,
ये हमें इतने की पड़ी थी वो वाली प्राइस मुराद है, क्योंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन में लिखा हुआ है प्राइस। तो ये प्राइस है 2.000 इसलिए लिखा है कि हो सकता है कभी पॉइंट्स में भी हो ना रेट। तो 300 बुक्स, 300 नोटबुक्स एट द रेट हमें इतने की पड़ी थी, तो $600 की ये वाली कैटेगरी की हमारे पास बुक्स है, नोटबुक्स है। और हो सकता है सेम नोटबुक्स हो, लेकिन अलग अलग टाइम पे खरीदी थी तो अलग अलग रेट पे मिली, तो उनको अलग अलग ही रखो, सही। और 500 नोटबुक्स हमारी इन्वेंट्री में है, वो $3 वाली जो हमें $3 की पड़ी थी। तो टोटल हमारा ये ओपनिंग स्टॉक है, पिछले साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक है, ये साल का ओपनिंग स्टॉक। 10 जैन को क्या हुआ, 10 जैन को सेल की गई 150 नोटबुक्स, ठीक है। अगर ये बोलता ना 150 नोटबुक्स वर सोल्ड, ये नहीं भी लिखा होता तो हमारा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का काम हो जाता। कितने की बेची अभी हमारा हमें उसका काम नहीं है, जितने की बेची वो काम नहीं है। या तो हमें पता है बस 150 नोटबुक्स हमने इशू करनी है, तो इशू के कॉलम में हमने क्वांटिटी में 150 लिखा, और क्योंकि फीफो मेथड यूज करें तो फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेंट्री वाला रेट उठाया, फर्स्ट सेट ऑफ इन्वेंट्री का रेट ये था, ठीक है, सही है। तो अब 300 में से 150 कम हो गई, तो क्या बची 150, दो की रेट वाली 150 बची, तो 150 मल्टीप्लाई टू $300 की इन्वेंट्री ये वाली है, और वो वाली तो पूरी बची है 500 नोटबुक्स मल्टीप्लाई 3, क्लियर। उसके बाद 25 को क्या हुआ, सोल्ड 250 नोटबुक्स एट अ प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 20%, 250 नोटबुक्स बेचिए, प्रॉफिट मार्कअप कमाया उस पर 20% का। अभी उस मार्कअप वाली बात को साइड पे करो, ठीक है ना। पहले देखो 250 नोटबुक सेल किया ना 25 फैब को, तो 25 फैब के दिन 250 नोटबुक सेल करने के लिए फीफो मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखेंगे पहली वाली कैटेगरी में सिर्फ 150 है, तो पहले तो वो पूरी 150 ले आए कि ये सेल करनी है, ठीक है ना। हर लाइन आइटम में बैलेंस रिकैलकुलेट होता है। जब फर्स्ट टाइम मैंने सेल की इशू की तो वो 300 में से 150 माइनस होकर बैलेंस बचा था, अब उस बैलेंस में से 150 पहले निकाली, बेची टोटल 250 है, लेकिन 250 एक साथ नहीं अवेलेबल, यहां से पूरी नहीं हो रही 250, यहां से 150 पूरी की और नीचे वाले से 100 पूरी की, तो 150 मल्टीप्लाइड बाय 150 दो के रेट वाली, और 500 में से 100 हमने इशू की ना, ठीक है, और वो 3 के रेट वाली है, सही। तो हमारे पास क्या बची स्टॉक 150, ये 2 के रेट वाली तो खत्म हो गई ना, उसमें तो कुछ भी नहीं बचा, और नीचे 500 जो नोटबुक्स थी उसमें से 100 चली गई, ठीक है, तो कितनी बची 400, 3 के रेट वाली 400 बची, जिसकी अमाउंट बन रही है, क्लियर हो रही। फिर थर्ड क्या हुआ, 12 मार्च को बिजनेस ने परचेज किया 420 नोटबुक्स, परचेज किया इस दफा, तो इस दफा हमारे रिसिप्ट के कॉलम में आएगी 420 नोटबुक्स 3.5 के रेट पे परचेज किए, तो ये हमारा 400, अभी जो बची हुई थी वो 400 और 3 के रेट पे 1200, ठीक है ना। अब 420 परचेज के कॉलम में 12 मार्च की किस रेट पे खरीदे 3.5 के रेट पे। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट देने का कोई फायदा नहीं है, जैसे वहां 3 कॉलम्स है ना बैलेंस में, खैर यहाँ पर हमें कोई जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, बस 420 है 3.5 के रेट पे, क्लियर है। तो अब पिछली वाली इन्वेंट्री तो पहले दोबारा लिखी, क्योंकि बैलेंस तो सिर्फ इंडिपेंडेंट होता है, पीछे आपको दोबारा पलट के देखना ना पड़े, इसलिए पीछे की इंफॉर्मेशन जो आखिरी वाली हो ना वो रिपीट कर दी, ठीक है ना। तो 400 तो हमारे पास 3 के रेट पे पहले से पड़ी थी, और 420 हमारे पास और आ गई, ठीक है, 3.5 के रेट वाली, तो ये 1470 तक की हमारे पास इन वैल्यू है, क्लियर है। उसके बाद 8 जुलाई को क्या हुआ, सोल्ड 500 नोटबुक्स, हमें सिर्फ ये काम का है, कितने की बेची अभी वो काम करनी है, वो पता है कब काम आएगा, जब वो सेल्स मांगेगा, जब वो इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग अकाउंट मांगेगा या इनकम स्टेटमेंट मांगेगा, जब हमें सेल्स की होगी तब वो देखना है, अभी नहीं देखना उसको। बस सोल्ड 500 बुक्स को एक इन्वेंट्री का मैनेजर या इन्वेंट्री के जो भी क्लर्क है वो क्या पढ़ेगा इसको, वो पढ़ेगा इशूड 500 नोटबुक्स कि मैंने इशू की, ठीक है। अब 500 बुक्स निकालनी है तो किस रेट पे निकालूंगा, फीफो है, पहले तो ये 400 पूरी खत्म करो 3 के रेट वाली, ठीक है ना। उसके बाद 100 और भी इशू करनी है, 500 बेचे ना तो 500 जाएगी ना स्टोर से, तो 400 तो 3 के रेट वाली है, और बाकी 100 जो है 420 में से आ गई 3.5 के रेट वाली, तो ये वाली तो पूरी खत्म हो चुकी, तो यहां कुछ भी नहीं आया, ठीक है। और 420 में से 100 चली गई तो 320 बची, 320 कितने रेट वाली बची 3.5 के रेट वाली, सही है, 1120 की इन्वेंट्री बढ़ी। पांचवें क्या, 18 अक्टूबर को एडिशनल 300 नोटबुक्स वर परचेज्ड एट 3.2, मजीद नोटबुक्स खरीदी गई $3.2 के हिसाब से, तो 300 नोटबुक्स आई $3.2 के हिसाब से। अच्छा, वहां से 320 दोबारा उतार लिया, ठीक है ना, और 300 नोटबुक्स $3.2 के हिसाब से इतनी बची, सही है।
ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री का फिगर बन गया। ये जो हमारा यहां से यहां तक है ना, ये हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री बन गई। ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इतनी क्वांटिटी रखी है, इन रेट्स पे रखी है, जिसकी अमाउंट ये और ये बनती है, और इन दोनों अमाउंट्स का टोटल करूंगा तो मेरी बनेगी टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई यूजिंग फीफो मेथड 2080। ठीक है, और जो 2080 आ गई, तो अगर मैं हम ऊपर जाएं थोड़ा, तो आप कहोगे कि फीफो को यूज करते हुए 2080 बनी कॉस्ट, और उस उतने माल को अगर मैं मार्केट में बेचता हूं तो कितने का बिकेगा। अगर पता चलता है कि वो माल जो है मार्केट में बिकेगा 3000 का, तो आप कहोगे ठीक है 2080 पे ही हम रखेंगे अपनी इन्वेंट्री को। ठीक है, लेकिन पता चले कि नहीं, वो नेट रियलाइजेबल मतलब वैल्यू माल मार्केट में अगर बेचते हैं तो वो तो 1500 का बिकेगा, ऑब्सोलीट हो गया है, मतलब फैशन चेंज हो गया है। तो फिर आप कहोगे 1500 का बिकेगा तो 2080 पे रखने का क्या फायदा। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने आपको लगता है एक्सपेक्टेड आपको लॉस होने वाले हैं, आप वो अभी से बुक कर लेते हो। 580 का लॉस फिर आप बुक कर लेते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, उस केस में अब यही सवाल दोबारा देखते हैं फीफो मेथड के जरिए। अच्छा, फीफो के जरिए देखा, इसका ट्रेडिंग अकाउंट देख लो। हाँ, ये भी अच्छी बात है। ट्रेडिंग अकाउंट होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट तक। इनकम स्टेटमेंट का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, और एक सर्विसिंग बिजनेस के लिए होता नहीं है। सर्विसिंग बिजनेस तो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वाली जो चीजें नहीं होती, कमीशन इनकम, सर्विस इनकम, कंसल्टेंसी का, इस तरह की चीज, तो वहां से शुरू होता है वो, तो उसकी तो इन्वेंट्री होती नहीं है ना। क्लियर है? सो ट्रेडिंग अकाउंट है आपका। सेल्स, सेल्स निकाली 600, 720 और 3000, 4320 की सेल्स निकाली। कैसे निकाले फिगर्स, जरा आते हैं उस सवाल पे दोबारा। सेल्स के फिगर्स कैसे निकाले, पहले 3 दफा सेल किया, इसका मतलब मैंने मान, एक दफा ये बेचा है, एक दफा यहां बेचा है, फिर दूसरी भी एंट्री में सेल ही है, सोल्ड, और उसके बाद चौथी वाली में सोल्ड। ठीक है, तो 3 दफा बेचा गया। एक दफा $600 का बेचा है, एट द रेट नहीं बोला इसने बोला 600 का बेचा है, तो टोटल 150 नोटबुक 600 की बेची है, तो 600 प्लस फिर 250 नोटबुक्स बेची है, प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 20%। अब यहां पर मार्कअप मार्जिन की वर्किंग जरा रिवाइज कर लेते हैं। मार्कअप के अंदर क्या होता है, आपकी परसेंटेज और वैल्यूज। ठीक है ना, मार्कअप के अंदर आप सेलिंग प्राइस, कॉस्ट और प्रॉफिट, ये 3 चीज होती है ना। तो मार्कअप के अंदर आपकी कॉस्ट की परसेंटेज 100 होती है। मार्कअप के अंदर बेस क्या होती है हमारी, कॉस्ट। ठीक है ना, इट इज बेस्ड ऑन कॉस्ट, सही है। जबकि मार्जिन के अंदर हमारी बेस होती है सेलिंग प्राइस, सही है। अगर यहां मार्जिन होता तो बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस होती, प्रॉफिट मार्जिन बेस्ड ऑन सेलिंग प्राइस होता है। तो उस केस में सेलिंग प्राइस की परसेंटेज अपनी 100 होती। ठीक है ना, तो आपने मैथ पढ़ी हुई है तो आपको पता है हमारा ये मेथड। अच्छा जी, अब आप ये देखो, उसने कहा है कि मार्कअप 20%, प्रॉफिट मार्कअप कितना 20%, तो प्रॉफिट की परसेंटेज जो है कितनी है 20%। अगर प्रॉफिट मार्जिन होता 20% तो फिर यहां लिखते 20% इस टेबल में। और आपको पता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट माइनस होती है और बचता है प्रॉफिट। ठीक है ना, तो यहां पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, यहां जो भी होगा उसमें से माइनस हुआ 100 तो बचा 20, तो क्या होगा वहां पर 120 होगा, राइट। सही है। जबकि अगर हम इसको देखते, अगर ये बोलता ना प्रॉफिट मार्जिन है 20%, तो प्रॉफिट की परसेंटेज 20% लिखते, और सेल तो मार्जिन की सेल 100% होती है, ये फिक्स है फॉर्मूले की। ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसका और इसका जो डिफरेंस है वो 80 है, 100 में से 80 माइनस होगा, तो उस केस में हम कहते हैं कॉस्ट 80% होती है, लेकिन वो केस है नहीं अभी, तो अब मैं दोबारा नीचे नहीं जाऊंगा। सो इसकी वैल्यूज अब फिल करना शुरू होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें निकालनी है सेल्स। इन्वेंट्री तो हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन तो कर ली हमने। ठीक है, उसने कहा ट्रेडिंग अकाउंट बना के दो। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है हमें, सेल्स, फिर उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, राइट। तो जाके निकलेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स का फिगर मुझे निकालना है, उस सेल्स का फिगर निकालने के लिए
मैं एक एक करके सेल अपनी ऐड करता चला जा रहा हूं। एक सेल तो मेरी $600 की है, पहली सबसे पहले वाली, वो तो मैंने बता दी, $600 प्लस दूसरी सेल जो है हमारी वो 20% मार्कअप पे। अब किसका 20% मार्कअप? 25 फैब को जो माल बेचा है मैंने उसकी कॉस्ट पहले देखूंगा, फिर मार्कअप पता चलेगा। 25 फैब को ये माल बेचा है, क्या कॉस्ट है? 150 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना बना? 300। 150 मल्टीप्लाइड 2 300, कॉस्ट निकालना हूं, लेकिन 300 ही नहीं है डॉलर, एक और भी है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 300, एक और 300, ठीक है, 2 300 थे, तो $600 मेरी टोटल कॉस्ट है। ये जो मैंने बेचा था ना माल 25 फैब को, $600 की कॉस्ट वाला है वो, जिसकी कॉस्ट $600, 600 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, तो क्या बना? ठीक है, तो 720 की एक और सेल हो गई मेरी। 600 प्लस 720 प्लस तीसरी सेल क्या है? 3000 उसने लिख के दे दी, तीसरी 3000, ठीक है। तो मिल मिला के हमारी कितनी बनी, वहां पर लिखी हुई है, देख लेते हैं। 6 प्लस 600 प्लस 120 प्लस 3000, 4320। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक कैसे निकला? सबसे ऊपर चले आओ, तो 600 का था प्लस 1500 का था, 2100 का ओपनिंग स्टॉक। एड परचेजेस 2430 की हुई है, कैसे पता? 420 मल्टीप्लाई 3.5 और 300 मल्टीप्लाई 3.2, ये आप करोगे तो खुद ही निकल आएगी 2430। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमने निकाली फीफो के जरिए, ठीक है ना, तो ये माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, सही है। तो इसमें से हो गए हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला 2450, सेल में माइनस किया तो ग्रॉस प्रॉफिट आया, खत्म। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना ये, इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका तो ये ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दूसरा तरीका, जब आपके पास इन्वेंट्री शेड्यूल मौजूद हो ना, तो ये है, इस कॉलम को यूज करके आप निकाल सकते हो, क्योंकि इशूड बता रहा है कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट है, वही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। जो हमने 150 यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट, जो हमने 150 यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट, जो हमने 100 यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट, जो 400 यूनिट्स बेचे उसकी कॉस्ट, ठीक, सही है। तो 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई 3 प्लस 400 मल्टीप्लाई 3 प्लस 100 मल्टीप्लाई 3.5, ठीक है। 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस 100 मल्टीप्लाई 3, ये जो मैंने सब बोला उन सबको ऐड कर रहे हैं, तब भी 2450 यार, समझ आ रही बात? तो आप अगर थोड़ा सा गौर करें कि हमारा जो हमारी ये वाली अप्रोच है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड वाली, व्हाई डज इट वर्क, ये वर्क क्यों करती है? हमें कहते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक, व्हाई डज इट वर्क? तो आप जरा इसके शेड्यूल पे दोबारा एक दफा आए, इट वर्क्स, इसके शेड्यूल को थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं। मुझे आप ये बताएं कि ये अमाउंट क्लोजिंग स्टॉक है, राइट, सही है, ये अमाउंट ओपनिंग स्टॉक है, दिस अमाउंट एंड दिस अमाउंट, ये मेरी परचेजेस है। इन तीनों को अगर वो करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास ये निकल आता है अमाउंट, ये डिफरेंस अमाउंट निकल आता है, ठीक है ना। इस सबको छोड़ दो, ये तो अपडेट्स है ना, ये इसी के तो अपडेट बन रही है, दो की तो अपडेट बन रही है, तो हमने इनको तो कंसीडर कर ही लिया ना। जब परचेज को कंसीडर कर लिया तो ये सब कंसीडर हो गया, ठीक है। जब परचेज और इशूड को कंसीडर कर लेंगे, ये सब कंसीडर हो जाना, ठीक है। बट पॉइंट इज कि आप इसको कैलकुलेट कर ले टोटल, ठीक है ना, तो आपका क्या निकल आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगा। या फिर आप एक काम कर ले कि आपका जो ओपनिंग स्टॉक था उसके अंदर जो इजाफा हुआ है, ये वाला इजाफा, उसको ऐड करें और जो एंड में बचा उसको माइनस कर दें, तो आप जो आंसर निकालेंगे वो इसके बराबर होगा, सही। कि जो मेरे पास पहले से माल था वो पिछले साल से आया था, और इस साल मेरे माल में जो इजाफा हुआ, तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल माल मेरे पास इन दो का मिला के पूरे साल इतना था, ठीक है ना। लेकिन जब साल का आखिर देखा तो जो बचा था वो माइनस कर दो, जो साल के आखिर में बचा था वो माइनस कर दो। लेट्स सपोज 10,000 पूरे साल अवेलेबल फॉर सेल था, लेट्स सपोज कि ब्रॉड डाउन था, पिछले साल से ओपनिंग स्टॉक था 1000, इस साल $9,000 का स्टॉक लिया, ठीक है ना, तो टोटल $10,000 तक का स्टॉक हमारे पास पूरे साल अवेलेबल फॉर सेल था, लेकिन साल के आखिर में उसमें से सिर्फ $1,500 का बच गया। तो यकीनन क्यों कम हुआ होगा ये, कि हमने
इतनी कॉस्ट का 8500 की कॉस्ट वाला माल बेच दिया होगा, इशू कर दिया होगा, राइट? दैट्स हाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कैलकुलेटेड। इसी सवाल को लीफो मेथड के जरिए, अब मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा क्योंकि आप लॉजिक तो पकड़ गए होंगे कि हो क्या रहा है, लेकिन जब लीफो के जरिए करेंगे तो प्रॉफिट में चेंज आएगा कुछ, वो आप देखना क्यों। मैं सिर्फ लाइंस बना रहा हूं। ओपनिंग, ये हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है ना, 300 यूनिट्स 2 के रेट पे, 500 यूनिट्स 3 के रेट पे, ये तो पता है। अब हमने इशू किए 150 यूनिट्स, पहली सेल की ना 150 यूनिट्स, तो उसको इशू किया लास्ट वाले को सबसे पहले, 3 के रेट वाले को, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इशू किया, 500 में से 1500 निकाले, ठीक है ना, 3 के रेट पे। तब क्या बचा, वो 300 जो था मेरा ऊपर, वो तो एज इट इज उतर गया क्योंकि उसमें से कोई कमी नहीं आई, वो एज इट इज यहीं उतर गया 300 2 के रेट वाला। और इस 500 में से 150 चले गए तो 350 बचे, लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना। तो लेटेस्ट स्टॉक जिस रेट पे आया ना, उस रेट पे आपने इशू कर दिया 150, तो लेटेस्ट स्टॉक वाले में से माइनस कर दिया 150, ठीक है। तो लेटेस्ट स्टॉक में से सिर्फ 350 यूनिट्स रह गए। फिर दोबारा 250 यूनिट्स इशू किए, तो वही 300 दोबारा एज इट इज उतर गया। क्यों? क्योंकि 350 में अभी इतनी जगह है कि 250 और भी इशू हो जाते हैं। वो 250 इशू करने के बाद भी 100 बचे हैं अभी 350 में, ठीक है ना। 100 यूनिट्स अभी भी बचे 3 के रेट वाले, जबकि वो बेचारा पुराना माल 300 यूनिट्स जो है ना 2 के रेट पे वहीं के वहीं खड़े हुए। इतने में तो मैंने नया माल ले लिया 420 यूनिट्स का। तो अब 3 लेवल्स आ गए मेरे पास इन्वेंट्री के, 300 के रेट वाले, 300 यूनिट 2 के रेट वाले, 3 के रेट वाले 100 यूनिट्स, और 3.5 के जो अभी मैंने खरीदे 420 यूनिट्स, सही है। अब मैंने इशू किए 500, 8 जुलाई को मैंने बेचे थे 500 यूनिट्स। तो 500 यूनिट सबसे पहले 420 वाले में से जाएंगे, 420 वाले खत्म हो गए, उसके बाद 100 वाले में से 80 जाएंगे, ठीक है ना। 420 वाला तो पूरा खत्म हो गया, 100 वाले में से 80 चले गए तो 20 रह गए, तो 3 के रेट वाले 20 रह गए, और वो बेचारा 300 अभी तक खड़ा है वहीं का वहीं। अरे क्या अभी तक क्या खड़ा है, वो तो एंड तक बेचारा नहीं खत्म हुआ, आप देखना। इतने में और माल ले लिया 300, खरीद लिया 3.2 के रेट पे। तो 300 यूनिट्स 2 के रेट वाले रिपीट हो गए, 20 यूनिट्स 3 के रेट वाले रिपीट हो गए, और इतने में 300 यूनिट्स और ऐड हो गए मेरे पास 3.2 के रेट वाले, और ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमारे पास अब क्या आ रही है 1620, पहले क्या आ रही थी 2080। फर्क आया क्लोजिंग स्टॉक में। तो क्लोजिंग स्टॉक कम होने का मतलब है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बढ़ना और ग्रॉस प्रॉफिट कम होना, ठीक है ना। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जितना ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से उतना बड़ा फिगर माइनस होगा, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उतना ही छोटा आएगा। जितना छोटा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा तो उतना ही छोटा अमाउंट सेल्स में से माइनस होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। तो इसका यकीनन मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कम आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्लोजिंग स्टॉक के तौर पे सिर्फ 1620 माइनस हुआ है, वही दो ओपनिंग स्टॉक 2100 का, और इस साल परचेज जो किया 2430 का, लेकिन जो मैंने बचा एंड में साल के माल वो ये था 1620 का। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरी क्या बन गई 2910, ठीक है। पिछले वाले में देखूं अगर मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या बनी थी तो वो थी 2450, तो 2450 से 500 तकरीबन ज्यादा है 2910 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इस वजह से सेल में से एक बड़ा फिगर माइनस हो रहा था, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच रहा है 1410, जबकि मेरा पिछले वाले में कितना बच रहा था 1870 फीफो के तहत। क्लियर है? और एवरेज मेथड ना इन दो के दरमियान का फिगर देता है। एवरेज मेथड किससे भी कर लेते हैं इसी सवाल को, एफओ मेथड जनाब। एवरेज मेथड के अंदर अगर गौर करें तो वही ओपनिंग स्टॉक मेरा, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को लिस्ट डाउन किया 300 यूनिट्स। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास इस रेट पे आ रहा होता है। एवरेज मेथड को वैसे शुरुआत ही यहां से हो रही होती, मैंने तो ये करके दिखा दी, वरना आपके पास सिंगल लाइन होती है। एवरेज मेथड में क्या होता है, सिंगल लाइन होती है, एक ही रेट होता है, और वो रेट कौन सा होता है, एवरेज। एवरेज नहीं, वेटेड एवरेज। क्या एवरेज और वेटेड एवरेज का फर्क पता है क्या? एवरेज होता 2 के रेट पे लिया हुआ स्टॉक और 3 के रेट पे स्टॉक लिया हुआ, 2 और 3 का एवरेज क्या होता है 2.5, 2 + 3 डिवाइड बाय 2 2.5 होता। ये तो था एवरेज, लेकिन मैं एवरेज की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कैसे निकलता है, जितना स्टॉक 2 के रेट पे लिया हुआ था उसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी डॉलर वैल्यू निकाली, और जितना स्टॉक 3 के रेट पे लिया होता है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी डॉलर वैल्यू निकाली, फिर इन दोनों डॉलर वैल्यूज को ऐड किया, ठीक है ना। और अब ये रेट मेरे लिए इररिलेवेंट हो गए, और क्वांटिटीज को ऐड किया, तो टोटल डॉलर्स है 2100 और 800 यूनिट से डिवाइड किया,
समझ आ रही है? तो मेरे पास आया वेटेड एवरेज रेट। वेटेड एवरेज रेट का फायदा पता है क्या है? वेटेड एवरेज रेट यहाँ क्यों निकालना जरूरी है? अगर मैं कहूं मैंने 10 यूनिट्स खरीदे 2 के रेट पे और मैंने 500 यूनिट्स खरीदे 10 के रेट पे, तो आप इन दो का एवरेज क्या निकाल लो? 6 आएगा इन दो का। अगर सिर्फ एवरेज निकालते तो क्या आता है? एवरेज 6 आता। आप कहते हैं मैंने ऑन एवरेज 6 के रेट पे लिए, कितने यूनिट्स? 510 यूनिट्स। 510 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 6, 3060। आप कहते हैं मेरी इन्वेंटरी इतनी है। हालांकि यहां देखो 10 मल्टीप्लाइड बाय 2 20 और 500 मल्टीप्लाइड बाय 10 5000, 5020 की इन्वेंटरी थी अलग। सही है? और एक्सट्रीम मिसालों से समझोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास 500 यूनिट्स $100 के रेट पे है, ठीक है ना, और मेरे पास एक यूनिट है सिर्फ $2 के रेट पे, तो आप अगर एवरेज निकालोगे 2 और 100 का तो आप कहोगे 51 है एवरेज। आप कहोगे उस हिसाब से तो आप कह रहे हो 501 यूनिट्स आपके 51 के रेट पे, तो फिगर जो आएगा ना 25,000 के करीब कुछ आएगा। 25,000, ठीक है ना, समवेयर अराउंड 25,000 आएगा। जबकि यहां पर आप देखो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आ रहा है? 2, और 500 मल्टीप्लाइड बाय $100 50,000। 50,000 $2 का आपका टोटल माल था, जिसको आप बोल रहे हो तकरीबन 25,000 का माल है। सही है? तो ये बिल्कुल ऐसी बात है, क्लास के अंदर एक बच्चा लेके आया 90% और बाकी सारे बच्चे लेके आए 10-10%, तो क्लास का एवरेज जो है ना 90 और 10 का निकाल दिया, कहा कि क्लास का रिजल्ट जो है ना 50% आया। क्लास में 50 बच्चे थे, एक बच्चा 90% लाया और बाकी 49 बच्चे सिर्फ 10% लेके आए मार्क्स, और आप कह रहे हो क्लास का एवरेज रिजल्ट आया 50%। वो आपने सिर्फ एवरेज निकाल दिया, वेटेड एवरेज नहीं निकाला। वेटेड एवरेज निकालना होता तो आप कहते कि 49 बच्चे मल्टीप्लाइड बाय 10%, 490% हुआ, और एक बच्चा मल्टीप्लाइड बाय 90%, कितना हुआ? एक और 90 ऐड कर दिया, 490 प्लस 90 580% को डिवाइड करना है 50 से। सही है ना? अब ये इररेलेवेंट हो गया कि आपने अब जो निकलेगा वेटेड एवरेज है, तो जो टोटल अमाउंट, ये अमाउंट ऑफ परसेंटेज है, वैल्यू ऑफ परसेंटेज डिवाइड बाय क्वांटिटीज, ठीक है ना। तो 11 पॉइंट, अगर 11 पॉइंट समथिंग आपका जो है ना 11.6% आपकी एवरेज है, 50% नहीं है। एवरेज 50% जरूर होगी, लेकिन क्लास की वेटेड एवरेज 11% है। तो वेटेड एवरेज निकालना होता है, ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज करके हमने रेट निकाल लिया, ठीक है। अब मेरे लिए ऊपर वाली बात इररेलेवेंट हो गई। वेटेड एवरेज करके मैंने रेट निकाल लिया, ये ऊपर वाली बात मेरे लिए इररेलेवेंट हो गई। 800 यूनिट्स एट दिस वेटेड एवरेज, ये वेटेड एवरेज रेट बाद में निकाला, पहले मैंने टोटल अमाउंट्स किए, 2100 अमाउंट है, टोटल क्वांटिटीज की 800, उसको डिवाइड करके मैंने ये निकाल दिया, ठीक है। 2100 डिवाइड बाय 800 2.6 बना। ओके, तो हमने एक एवरेज जो रेट निकाला है, इशू उसी पे करेंगे अपने स्टॉक को। तो हम 150 यूनिट बेच रहे हैं, सीधा सीधा 2.65 के रेट पे सेल आउट किए, और बाकी बच गए यूनिट्स 650 उसी रेट पे। रेट में कोई चेंज नहीं आएगा, रेट पे तब तक चेंज नहीं आएगा जब तक हम नया माल खरीद नहीं लेते डिफरेंट रेट पे। तो फिर दोबारा माल 650 में से 250 यूनिट्स और बेचे, 25 फरवरी को बेचे 250 यूनिट्स, वही 2.65 के रेट पे, 2.625 आई मीन। देख लो डेसिमल के बाद 3 डेट्स तक लिया है एक्यूरेसी रखने के लिए। तो 650 में से 250 और गया तो 400 यूनिट्स रह गए 2.625 के रेट पे, तो इतनी अमाउंट बनी, ठीक है। उसके बाद नया माल आया 420 यूनिट्स का। अभी जो 420 यूनिट्स का माल आया, तो पिछला जो 400 यूनिट्स रह गया वो उतारा 2.625 के रेट पे, अमाउंट बना ये। अब दोबारा वेटेड एवरेज करना है हमें, नया माल आया 420 यूनिट्स 3.5 के रेट पे, जिसका मल्टीप्लाई करके अमाउंट ये बन रहा है। तो ये जो टोटल अमाउंट बन रहा है उसको डिवाइड किया टोटल क्वांटिटीज से, तो जाके ये रेट निकला एवरेज। गलती से भी इन दो को एवरेज मत कर देना, वेटेड एवरेज करना है कि मल्टीप्लाई हो के जो अमाउंट्स आ रहे हैं उनके टोटल को डिवाइड करना है इन क्वांटिटीज से। क्लियर है ना? 3.073 आया। फिर 8 जुलाई को 500 यूनिट्स बेचा। अच्छा, इसमें ये टेंशन नहीं है, आप ज्यादा यूनिट्स भी बेचो तो अलग अलग इन्वेंट्री के वो नहीं लेवल्स नहीं बने हुए, तो बस वो 500 एक साथ लिख दिए, एक ही रेट के ऊपर इशू कर दिए। तो 820 में से 500 यूनिट्स कम हो गए तो 320 यूनिट्स बचे इस रेट पे जिसकी वैल्यू बन रही है ये। उसके बाद नया माल आया 300 यूनिट्स
3.2 के रेट पे, तो ये जो 320 यूनिट्स थे वो एज इट इज नीचे आ गए और नया माल 300 यूनिट्स का यहाँ डाल दिया जो कि 3.2 के रेट पे था। तो ये इससे मल्टीप्लाई के आंसर देंगे 983, मल्टीप्लाई का आंसर दे रहे हैं 960, जिसका रेट करके आया 1943। 1943 को इन दो के टोटल 620 से डिवाइड किया तो नया रेट आएगी। और ये रेट एक्चुअली ये रेट अगले दफा की ओपनिंग इन्वेंट्री होगा। तो इस दफा की ओपनिंग इन्वेंट्री ये थी, लेकिन उस ओपनिंग इन्वेंट्री को बनते हुए एक तरह दिखा दिया, हालांकि जाना सिर्फ ये लाइन आइटम था नेक्स्ट ईयर, सही ना। बहरहाल तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना मेरी इस दफा की वो 1943 आ रही है, सही है। अब 1943 क्लोजिंग इन्वेंट्री 1943 है, तो सेल वही है, 600 के हिसाब से बेचा माल, 720 का बेचा, 3000 का बेचा, तो उस हिसाब से 4320 का माल बेचा हमने, ठीक है ना। इस सवाल याद रखना था फीफो का, किसका था ये सवाल? फीफो का था। तो उसके फीफो के हिसाब से बना हुआ था। और तो ये बात जो लिखी थी ना कि 20% मार्कअप, ये फीफो का सवाल था इस वजह से, वरना अगर इसकी जो कॉस्ट प्राइस बननी है ना उसके ऊपर मार्कअप के हिसाब से हमने सेल्स निकाली थी वैल्यू, और उस सेल्स वैल्यू को बार बार हम जो है ना 720 को लेके चल रहे हैं। तो तीसरी दफा में भी वही 720 लेके चल रहा है। हालांकि दरअसल ये यूनिट जो बेचा है ना मैंने 250, तो इसको अगर मैं उस हिसाब पे रखूँ ना कि 250 यूनिट्स मल्टीप्लाइड 2.625, तो कॉस्ट कोई आएगी, वो जो भी कॉस्ट आएगी उसके हिसाब से सेल प्राइस निकाले तो फिर वो ये नहीं बनेगी। तो एक्चुअली पीछे कैरी करके चल रहा हूँ, इसलिए ऐसे यार। बहरहाल बात तो समझ गए ना मोटी मोटी, ठीक है। तो ये सेल्स है वही, कॉस्ट ऑफ वो अपना ओपनिंग स्टॉक भी वही है जो शुरू में था हमारा 2100 का, ठीक है ना। परचेजेस 2430 की हमने पूरे साल। 1943 क्लोजिंग, बस क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आ रहा है, मेरा कहने का मकसद ये। तो उस क्लोजिंग स्टॉक के चेंज की वजह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में चेंज आ गया और इस वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में। फीफो में जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था वो 1870 आ रहा था, सबसे ज्यादा आ रहा था। लीफो में ग्रॉस प्रॉफिट हमारा सबसे कम आ रहा था। एवरेज मेथड में उन दो का समझ लो कोई दरमियान का फिगर 1710, ठीक है ना। तो 1400 और 1900 के दरमियान का ये 1700, यूं कह लो, एग्जैक्ट दरमियान नहीं होगा। ऐसा अगर मैं बताने लगूं ना क्यों हो रहा है तो इसकी वजह समझना। उमूमन लीफो के अंदर ग्रॉस प्रॉफिट कम आता है, ठीक है। इसकी लॉजिक समझना गौर से। उमूमन इन्फ्लेशन बढ़ती है, उमूमन प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। उमूमन प्राइसेस बढ़ते हैं तो हर अगली आने वाली इन्वेंट्री और महंगी होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज पहली इन्वेंट्री $10 की थी, दूसरी इन्वेंट्री का रेट हमें $12 का पड़ा, तीसरी दफा इन्वेंट्री लिया तो $14 तक की पड़ी, चौथी दफा इन्वेंट्री ली तो $16 तक की पड़ी, लेट्स सपोज। लीफो क्या करता है, इसको खत्म करता है, इसको खत्म करता है, इसको खत्म करता है और इसको एज अ क्लोजिंग स्टॉक रखता है। तो लीफो में क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम होता है, तो लीफो इसको सबको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना देता है। लीफो की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे ज्यादा बनती है क्योंकि लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम होता है, सबसे कम वैल्यू वाला होता है। क्यों लीफो का क्लोजिंग स्टॉक सबसे कम वैल्यू वाला होता है कि जो सबसे पहले वाला स्टॉक था वो सबसे पीछे रह गया। ये जब बेचा तो इसमें से निकाला, जब बेचा तो इसमें से निकाला और इसमें से निकाला। तो जब क्लोजिंग स्टॉक बिल्कुल $10 वाला रह गया तो जो भी आपका ओपनिंग इन्वेंट्री, जो भी आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस आ रही होंगी, जो भी अमाउंट, उसमें से सबसे कम वाला अमाउंट माइनस हुआ। तो सबसे कम वाला अमाउंट माइनस होने का मतलब है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो सबसे हाई वाली आई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे हाई आने का मतलब ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट सबसे लो वाला है। तो सबसे लो वाला स्टॉक है अगर, तो उससे की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट भी सबसे लो आएगा। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी? अब बात को दोबारा रिपीट करूंगा फीफो के तरीके से। फीफो मेथड क्या करता, फीफो मेथड माल बेचता तो यूं बेचता कि सबसे पहले कहता ये वाला माल बेचो, उसके बाद ये वाला बेचो, उसके बाद ये वाला बेचो, इसके बाद जो भी बच गया, लेट्स सपोज वो ये वाला बच गया, तो फीफो मेथड ने फर्स्ट जो सबसे वाला माल आया था वो निकाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसको। तो लेटेस्ट रेट का जो माल था वो क्लोजिंग स्टॉक में मौजूद है, जो कि सबसे हाई रेट्स वाला है। जो सबसे हाई रेट्स वाला माल मौजूद है ना अगर क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे लो देगा। तीनों मेथड के अंदर सबसे लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसमें आएगी? फीफो में। क्यों? क्योंकि उमूमन इन्फ्लेशन में प्राइसेस बढ़ते जाते हैं। हाँ, लेकिन अगर ये होता कि लेटेस्ट जो प्राइसेस है वो पिछले से कम है तो फिर केस दूसरा हो जाता। लेकिन उमूमन क्या होता है, लेटेस्ट प्राइस बढ़ते बढ़ते ही ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। तो लेटेस्ट प्राइस सबसे ज्यादा है, जबकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी टोटल वो हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस जो भी थी उसमें से लीफो में 10 माइनस हो रहा था, इसमें 16 माइनस हो रहा, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो की बनिस्बत इसका कम आएगा।
तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीफो की बनस्बत कमाने का मतलब है ग्रॉस प्रॉफिट लीफो की बनस्बत इसका ज्यादा होगा फीफो वाले मेथड का। क्लियर हो रही है? एवरेज मेथड के सब इनको एवरेज आउट कर रहा होता है, ठीक है ना। एवरेज मेथड के अंदर उन दोनों का टच आ रहा होता है, लीफो और फीफो दोनों का, सही है। तो ना लीफो के जितना कम ग्रॉस प्रॉफिट, ना फीफो के जितना ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है? एवरेज उसके दरमियान का। The FIFO method suggests that the first items added to the inventory are the first ones to be sold and the remaining stocks to be valued at most recent price. जो remaining stock है वो latest price के ऊपर रहेगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फीफो की जो हमने पढ़ ली, इट वैल्यूज द बुक वैल्यू। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये कि बुक वैल्यू मतलब पहले कॉस्ट कैसे निकालता है, फीफो के तहत कॉस्ट कैसे निकलती है, इन अ वे दैट द कॉस्ट ऑफ द ओल्डेस्ट इन्वेंट्री, जो सबसे पहले इन्वेंट्री आई थी, इज मैच्ड विद द रेवेन्यू फॉर द फर्स्ट आइटम सोल्ड। जो सबसे पहले आइटम बेचे गए उसको सबसे जो पहली सेल हो रही है ना, वो सबसे पहले आने वाले आइटम्स में से होगी, जो दूसरी सेल होगी उसके बाद वाले आइटम्स में से। क्लियर है? इस तरह से फीफो चलेगा। तो इससे क्या होता है तो कि सबसे आखिर में जब सेल होने के बाद फिर भी कोई एंड में इन्वेंट्री बच गई ना, वो लेटेस्ट इन्वेंट्री होगी जो सबसे आखिर में बिजनेस के अंदर आई थी, ठीक है। क्योंकि पहले आने वाली इन्वेंट्री पहले निकल गई जब बेचा, तो सबसे आखिरी में आने वाली इन्वेंट्री अभी बची हुई है, जो कि मोस्ट रिसेंट प्राइसेस के ऊपर है, जो कि रेलिवेंट भी है कि आपका अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हो रहा है तो उसमें मोस्ट रिसेंट प्राइसेस पे आपकी इन्वेंट्री वैल्यू हुई है। एक ज्यादा अकलमंदी वाली बात है। इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, जब राइजिंग प्राइसेस होता है ना, तो फीफो टेंड्स टू यील्ड अ लोअर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फीफो के जरिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आती है। इसको कलेक्टिवली पढ़ के शायद समझोगे नहीं, लेकिन ओवरऑल इसको आसान अल्फाज में बोलूं, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं अगर, तो लेटेस्ट इन्वेंट्री सबसे महंगी है। लेटेस्ट इन्वेंट्री सबसे महंगी, तो सबसे ज्यादा अमाउंट होगी क्लोजिंग स्टॉक की। जब सबसे ज्यादा अमाउंट होगी क्लोजिंग स्टॉक की, तो सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। जब सबसे कम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा तो सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो सबसे ज्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री की वजह से सबसे ज्यादा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका लोअर होगा राइजिंग प्राइसेस में। लीफो मेथड में क्या होगा? लीफो मेथड का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बड़ा मजे का, नो मोर यूज्ड फॉर वैल्यूइंग इन्वेंट्री, कोई यूज ही नहीं होता क्योंकि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने मना कर दिया। ये आईएस प्लस जो है ना, ये रेफरेंस है, आईएस प्लस वेबसाइट है, डिलॉयट एक ऑडिट फर्म है, उनकी है ये आईएस प्लस। तो उनके वहां ये डेफिनेशन लिखिए आप, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस के नाम से वेबसाइट होगी, कि द लीफो फार्मूला which had been allowed prior to 2003 रिवीजन ऑफ IS2। तो IS2 का सन 2003 में एक रिवीजन हुआ था, उससे पहले लीफो अलाउड था, लेकिन उसके बाद इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक रिवीजन हुआ जिसके बाद ये डिसअलाउड हो गया। क्यों डिसअलाउड हो गया वो ऊपर समझ भी जाओगे कि लीफो आपका फीफो से इन कंट्रास्ट उल्टा होता है। The LIFO method assumes that the last items added to the inventory are the first ones to be sold. Therefore, the cost of the most recent inventory is matched with the revenue of the first item sold. अजीब सी बात है, सबसे आखिरी में सबसे लेटेस्ट आया हुआ आइटम सबसे पहली सेल के अंदर निकाला जाए, सही है। इट्स लाइक दैट कि इस महीने के अंदर जो भी मेरा माल बिका, ठीक है ना, तो इस महीने जब जब जो माल आया था ना, लिस्ट बनी हुई है, जो माल बिका, अकाउंटिंग करने का टाइम है ना, अच्छा माल तो सब एक साथ रखा होता है, माल तो एक साथ रखा होता है, एक जैसा समझ लो, लेकिन जो उसके रेट्स लगा रहे होते हैं ना महीने के एंड पे, उसकी इन्वेंटरी वैल्यूएशन की कोई वर्किंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर रेट्स ऐसे लगा रहे हैं कि जिस पे आखिरी माल आया था उसको सबसे पहली सेल के साथ मैच कर रहे हैं। दिस इज नॉट राइट, ठीक है। इससे तो साल के आखिर में तक पहुंचते पहुंचते भी हो सकता है जो सबसे साल के शुरू में माल लिया होगा वो बचा का बचा ही रह गया, बेचारा फर्स्ट इन आया था वो अभी तक लास्ट अभी आज तक आउट ही नहीं हुआ, क्योंकि लेटेस्ट जो आया है वही जा रहा है। क्लियर? तो देयर इज सम मतलब ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को थोड़ा डिस्टॉर्ट कर देगा, लेकिन ये है कि इसके अंदर इसके जरिए थोड़ा टैक्स एडवांटेज वगैरह आ जाते हैं, लेकिन आपको इस स्टेज पे बात समझने की नहीं है। बस आप ये समझ सकते हैं इट मे नॉट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द करंट वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। ये जब बैलेंस शीट डेट के ऊपर आप बैठे क्लोजिंग इन्वेंट्री को वैल्यू कर रहे हो ना, तो वो पता नहीं कौन सी पास्ट वैल्यू के ऊपर वैल्यू हो रही है, कि जो फर्स्ट आया हुआ था माल था वही अभी तक बचा हुआ है, बाकी सब तो निकल गया, है ना। और एवरेज मेथड, द एवरेज कॉस्ट मेथड कैलकुलेट्स द एवरेज कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट of all units in the inventory regardless of when they were purchased. Every time, इसके accounting treatment क्या, every time the inventory is purchased, its price is averaged out with the value of previous inventory in the stock. हर दफा हर परचेज के अंदर पुरानी इन्वेंट्री के साथ वेटेड एवरेज होती है इसके पास। Then when the inventory is sold, और जब इन्वेंट्री सोल हो रही होती है तो सेल हो रही होती है, तो यही जो वेटेड एवरेज प्राइस रेट निकाला हुआ है ना, उस रेट के ऊपर उसे इट इज इशूड एट द लेटेस्ट वेटेड एवरेज रेट जो हमने कैलकुलेट किया होता है। ये किया हमने, उसको बस अल्फाज में लिखा हुआ है, ठीक है।
दिस मेथड प्रोवाइड्स अ ब्लेंडेड कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ब्लेंडेड मतलब मिक्स्ड, फीफो लीफो के दरमियान का रास्ता है, सही। और इस मेथड से एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है कि वो बिजनेसेस जिनकी इन्वेंट्री प्राइसेस बहुत रैपिडली चेंज हो रहे थे, बिलखुसूस कौन सा, ऑयल एंड गैस से, पेट्रोल से रिलेटेड, हर महीने चेंज आ रहा होता है प्राइस में, सही। कभी कभी हर 15 दिन में 10 दिन में आ रहा होता है चेंजेस, ठीक है ना। तो और फिजिकल इन्वेंट्री में भी देखा जाए तो पेट्रोल मिक्स हो जाता है, पुराने पेट्रोल नया, तो फिजिकली भी वैसे मिक्स हो रहा होता है। और वैसे प्राइसेस वाइज देखा जाए तो इतनी फ्लक्चुएशन होती है कि हर फ्लक्चुएशन को आप एवरेज आउट करो, वरना तो आप पता नहीं 50-50 लाइंस ऑफ इन्वेंट्री के रेट्स की लेके चल रहे हो, दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये बात जैसे हो गई, तो इसके बाद मजीद हमने जो है ना ये देखना था नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकलती कैसे है? अच्छा, अब तीनों मेथड में से आपने किसी से भी, तीनों मेथड में से कोई एक मेथड आप यूज करो। लेट सपोज आपकी कंपनी यूज करती है एवरेज कॉस्ट मेथड, तो आपने कोई भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, आपने उसकी एवरेज कॉस्ट निकाल ली, मिसाल के तौर पे $1900 की आपकी कॉस्ट है। अब आप उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर करोगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मैंने क्या बताया था, क्या है, जो मार्केट में माल बेच, मेरी कॉस्ट तो इतनी है कि मुझे पड़ा इतने का है माल, जो क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है ना आज, उसकी वैल्यू मेरे कॉस्ट वाइज देखा जाए तो $1900 है, ठीक है। अगर ये आज मैं माल बेचता हूं, जाता कितने का है, वो मेरी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। लेकिन वो कितने का बिकता है सिर्फ नहीं होगा इसमें, कितने का ये माल बिकता है, उसमें से इस माल को बेचने के लिए जेब से कुछ अगर पैसा लगना है तो वो माइनस कर दो, तो कितना बचता है मेरे पास इस माल को बेच के। अभी $1900 का माल है, पता चला कि ये ऑब्सोलीट हो गया है, ये नहीं बिकेगा, या बिकेगा तो बहुत कम वैल्यू पे बिकेगा। कितने का बिकेगा? पता चला कि ये बिकेगा तकरीबन $2000 का। कितने का? तो आप कहोगे सही है यार, इतने का बिक रहा है और मेरे पास कॉस्ट 1900 है ना, तो बस मैं 1900 ही रखूं, रुक जाओ। $2000 का बिक जाएगा, हाँ, लेकिन $2000 का बेचने के लिए हमें इसके अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? इसके अंदर डब्बा वब्बा लगेगा, प्रिंटिंग करनी पड़ेगी थोड़ी सी, कि थोड़ा सा एटलीस्ट माल पुराना तो पैकेजिंग न्यू हो जाए, तो अब जाके बिकेगा, वरना तो फिर इतने का भी नहीं बिकेगा। वो कितने का होगा? पता चला वो सारा खर्चा $200 का है। तो सेल करने की कॉस्ट भी तो लग रही है, जेब से जा रही है, उसको उस पोजीशन पे लेके आना, ऑब्सोलीट माल है, तो कम से कम उसकी रैपिंग चेंज करने पे खर्चा करके बेच सकते हो तो बेच सकते हो। तो इसका मतलब हमारे पास नेट रियलाइजेबल जो अमाउंट है ना इसकी, वो 1800 ही है। क्या आप इतना रियलाइज कर सकते हो इसमें से? एस्टिमेटेड 1800। तो 1900 का स्टॉक हमें एंड में हाथ में 1800 अगर बचा रहा हो, तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए इस $100 का हमें क्या करना पड़ेगा? इंपेयरमेंट लॉस बुक करना पड़ेगा। इंपेयर होने का मतलब यह है किसी वैल्यू का गिरने को इंपेयरमेंट कहते हैं, ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है। $100 से डेबिट करते हैं और $100 से स्टॉक क्रेडिट, इन्वेंट्री क्रेडिट करते हैं। क्लियर? अब यहां देखो, नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर्व्स, नेट एनआरवी सर्व्स इज अ वैल्यूएशन अप्रोच। अरे इसको हटाओ, ये लफ्ज काट देना। नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज अ वैल्यू, जब भी एनआरवी बोलूं तो इसका मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू उस अमाउंट को कहते हैं जो कि हमें बचेगी एंड में माल बेच के। तो ये अगर ज्यादा है उससे हमारी कॉस्ट है तो छोड़ो, बस कॉस्ट पे रिकॉर्डेड रखो। कम है तो फिर उस पर लेके आना इन्वेंट्री। सो इट्स अ वैल्यूएशन अप्रोच इन इन्वेंट्री अकाउंटिंग in order to adhere मतलब फॉलो करना, in order to follow the accounting standard IS2 inventory valuation। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IS2 जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन को लेकर है, उसके उसूल पे चलने और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के उसूल पे चलते हुए हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू की वर्किंग करते हैं। एक तो IS2 ने बोला है करना, और साथ में प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी कहता है कि फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस आज से बुक करना है, ठीक है। क्या कहता है IS2 कहता है कि जो इन्वेंट्री है आपकी, उसकी बुक वैल्यू, बैलेंस शीट में जो वैल्यू जाएगी ना इन्वेंट्री की, वो लोअर होगी कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू की। क्या आपने जो भी कॉस्ट निकाली होगी, जो भी मेथड को यूज करते हुए, चाहे फीफो या एफको के जरिए जो भी कॉस्ट निकाली होगी, उसमें नेट रियलाइजेबल वैल्यू में जो कम वाली अमाउंट होगी उस पर आपको रिकॉर्ड करनी है। पीछे बात हो चुकी है। एनआरवी का फॉर्मूला मैंने क्या बताया? फेयर वैल्यू मतलब इसका कोई, अगर हम बेचने जाएं तो इसके जो प्राइस आएंगे उसमें से वो माइनस कर दो कि उसको बेचने जाने के अंदर कितने जतन करने पड़े जो जेब से जा रहे हैं, तो जो बच रही है वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। अब देखो, इन केस द एनआरवी इज अबव द कॉस्ट, अगर कॉस्ट से ज्यादा है एनआरवी तो फिर कॉस्ट पे रिकॉर्ड रखो अपनी इन्वेंट्री को। कॉस्ट अगर कम है, एनआरवी कॉस्ट से ज्यादा है तो मतलब कॉस्ट कम है एनआरवी से, तो जो कम है उस पर रिकॉर्डेड रख लेना। मैं तो कॉस्ट और एनआरवी के अंदर कम अगर कॉस्ट है तो कॉस्ट पे इन्वेंट्री रखो, कोई मसला ही नहीं है। तो देन वी डोंट
इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ा मत देना। क्या एनआरवी ज्यादा आ रही है तो एनआरवी तक लेके चले आते हैं, इन्वेंट्री डेबिट कर देते हैं और रीवैल्यूएशन गेन क्रेडिट कर देते हैं। नहीं भाई क्या कर रहे हो, नॉट अलाउड, सही है ना, इट्स नॉट अलाउड। व्हाई नॉट अलाउड? इट्स नॉट अ रियलाइज्ड गेन। तो रियलाइज्ड गेन थोड़ी कि आप इन्वेंट्री में एसेट बढ़ा रहे हो अपना, छोड़ दो इसको, नहीं बढ़ाओ इन्वेंट्री की वैल्यू अगर रियलाइजेबल वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है उससे जो आपकी कॉस्ट, आपके पास कॉस्ट आ रही है 1900 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 1800 है, तो आप 1800 पर लेके आओगे, मतलब आप अपनी इन्वेंट्री को 100 से डिक्रीज करोगे, यू विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ताकि आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू को मैच करो। एग्जाम्पल 1 यहां पर दी हुई है जिसमें कॉस्ट कम है एनआरवी से, तो मसला ही कोई नहीं, ये पूरा केस पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। कॉस्ट इसके स्टॉक की $15,000, इसका स्टॉक कितने का है? $15,000 का, ठीक है ना। जबकि इसकी सेलेबल वैल्यू, आप कॉस्ट, ये कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की होगी? एवरेज मेथड से की होगी या FIFO से की होगी, जो जिस मेथड से भी 15,000 आपके पास स्टॉक की क्लोजिंग वैल्यू आ रही है, जो अभी तक हमने देखी ना तीनों मेथड। तो लेट्स सपोज वो पूरा शेड्यूल के साथ एंड में आंसर है $15,000, ठीक है। जबकि मार्केट वैल्यू उसकी मालूम की तो 25,000 उसके पैसे हमारे पास आ रहे हैं अगर हम उसको बेचने जाते हैं उस स्टॉक को, और 2,000 जो हमें माल बिकवा के देगा ना उस एजेंट का कमीशन होगा, तो 23,000 फिर भी आ रहे होंगे। तो कम क्या है? कॉस्ट या एनआरवी? तो कॉस्ट पे रहने देंगे, नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। लेकिन पढ़ना पूरा पूरा इसको, क्योंकि वो रीजन भी पूछ सकता है सवाल में। केस दूसरा केस, जब एनआरवी कम है कॉस्ट से, मतलब ये कि कॉस्ट स्टॉक के 10,000 और आपकी इन्वेंट्री बिक तो 11,000 पे सकती है, लेकिन उसको 11,000 पे बेचने के दरमियान कुछ सेलिंग कॉस्ट भी आपकी आएंगी। कितनी होगी? तकरीबन 2,500 तक की होगी। 2,500 जेब से भी जाएगा, तो 11,000 में से इसका मतलब 11,000 सेलेबल वैल्यू में से माइनस सेलिंग कॉस्ट करो तो एनआरवी निकली 8,500। 8,500 कम है ना कॉस्ट से, तो अब एनआरवी पे लेके आने 10,000 का स्टॉक हमारे पास बुक में, हमारी अकाउंटिंग बुक्स में 10,000 पे खड़ा है स्टॉक, उसको 8,500 पे ले जाने के लिए क्या करेंगे? इन्वेंट्री क्रेडिट करेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करेंगे। तो वो एंट्री ये होगी, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट 1500 से इन्वेंट्री क्रेडिट। क्लियर है? ये नोट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अगर पढ़ते हो ना इस पॉइंट पे तो कनेक्टेड चलोगे। पहला नोट है क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन सी वैल्यू जाती है क्लोजिंग स्टॉक की? ये वाला नोट है कि आपकी बुक वैल्यू कौन सी जाती है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक की बैलेंस शीट वैल्यू क्या होती है, कौन सी जाती है, और इंपेयरमेंट लॉस। ये 3 हेड्स हैं। इसको पढ़ने से पहले मैं समझाने लगूंगा। अगर आपकी मिसाल के तौर पे सेल्स है लेट्स सपोज $180,000 की, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसकी वर्किंग हो रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री को मैं अक्सर बीडी इन्वेंट्री भी लिख देता हूँ, बीडी स्टॉक, ठीक है। वो मिसाल के तौर पे $12,000 था। फिर वही परचेजेस, ठीक है, परचेजेस लेट्स सपोज हुई $1,00,000 की पूरे साल, लेस परचेजेस रिटर्न्स। अबे यार अभी इनकम स्टेटमेंट को हम इतनी गहराई में नहीं बना रहे, वो इनकम स्टेटमेंट के सवाल नहीं किया था हमने। अच्छा जी, तो हमारे पास टोटल अवेलेबल फॉर सेल कितना? 1,12,000 के गुड्स थे। क्लोजिंग स्टॉक माइनस करूंगा और हमारे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा, ठीक है, जो कि माइनस होगा, और हमारे पास यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू के ऊपर बात करते हैं, वही सवाल जो हमारा चल रहा था उसके अंदर से, ठीक है, ये वाला सवाल। Delhi Foods holds a stock of frozen items in its inventory. The total cost of these frozen goods is $10,000. ठीक है ना, टोटल कॉस्ट का ये इन्वेंट्री का जो आखिरी क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना उसकी बात कर रहे हैं, $10,000। However, due to sudden decline in the market demand, ये $10,000 कैसे कैलकुलेट किए होंगे? या तो FIFO से या एवरेज से किए होंगे, ठीक है। However, due to a sudden decline in market demand due to changes in consumer preferences, the inventory can best be sold at $11,000. इन्वेंट्री ज्यादा $11,000 में सेल हो सकते हैं और उसमें भी सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे कुछ, तो बचत कितनी होनी है एंड में? $8,500 की, ठीक है ना। तो हमारे पास कॉस्ट क्या थी? $10,000, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है? $8,500, ठीक है ना। स्टॉक हमें किस पे रिकॉर्ड करना चाहिए, किस पे वैल्यू करना चाहिए, तो किस पे, कौन सी अमाउंट इन दोनों में से? 8,500 पे, ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर कौन सा अमाउंट लेके जाऊंगा? 10,000 लेके जाऊंगा, ये बात बतानी है मुझे, समझना।
8500 बैलेंस शीट में लेके जानी है बुक वैल्यू के तौर पे, ये कॉस्ट है, ठीक है। अभी यहां तक जो है ना, इसको 10,000 पे रखा, उसके बाद इसको इंपेयर किया और इंपेयरमेंट लॉस अदर एक्सपेंसेस में फेंका और बैलेंस शीट को के अंदर इन्वेंट्री को 10,000 की जगह 8,500 पे रखा। हो क्या रहा है यहाँ पर, अगर मैं इसको यहाँ 8,500 करता हूँ ना, ठीक है, अगर मैं यहां से 8,500 माइनस करता हूं तो ये अमाउंट कितना आएगा, 8,000 माइनस किया तो 1,14,000, 1,03,500। आप कह रहे हो एक्चुअली 1,03,000, यहां पर आप कहना चाह रहे हो मैंने जो माल बेचा ना, जो माल मैंने बेचा 1,80,000 का, उसकी कॉस्ट थी 1,03,500। कितनी थी? आप कह रहे हो जो माल मैंने बेचा उसकी कॉस्ट थी 1,03,500। आप क्यों कह रहे हो ऐसा? अच्छा, आप बोल रहे भाई देखो ना, साल के शुरू में माल जो मेरे पास आया था $12,000 का था, इस पूरे साल मैंने माल कितना और खरीदा, $1,00,000 का, ठीक है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि माल हमारे पास से कितना निकल गया, तो आप कहोगे जितना बाकी है उसके अलावा निकल गया। तो बाकी तो आपकी बुक्स के हिसाब से $10,000 का था, तो उसके अलावा निकल गया। लेकिन आप अगर ये करते हो ना कि बाकी $10,000 का उसके अलावा निकल गया, फिर आपने कहा एक मिनट को, मार्केट में क्या वैल्यू है इस माल की जो मेरे पास बचा हुआ है, पता चल रहा है 5,000 वैल्यू है, 5,000 वैल्यू है, हाँ तो 5,000 वैल्यू का बाकी है, तो इसका मतलब, अच्छा अभी पूछो मार्केट में वैल्यू 5,000 भी नहीं हुई तो जीरो वैल्यू हुई, तो इस माल की आप कहोगे इसका मतलब अगर ये माल जीरो वैल्यू का है तो जो माल मैंने बेचा ना 1,80,000 का, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरी 1,12,000 थी। नहीं भाई, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,12,000 नहीं थी। अगर आप इन्वेंट्री शेड्यूल से देखते ना तो आपको पता चलता कि उसके इशूड के कॉलम के अंदर उसकी जो कॉस्ट बन रही थी उसी हिसाब से हम निकालते, और उसकी जो सारी कॉस्ट बन रही थी उसी हिसाब से निकालने के बाद कॉस्ट जो अपने हमारे पास रिमेनिंग स्टॉक की हमारी बुक्स के हिसाब से रह गए वो 10,000 रह गए। तो फिलहाल आप 10,000 यहां माइनस करोगे, अभी आप इंपेयरमेंट नहीं कर दोगे, क्योंकि अगर इस तरह तो आपने मार्केट वैल्यू मालूम की जीरो हुई तो, ठीक है, बल्कि मार्केट वैल्यू मालूम की जीरो भी नहीं माइनस में हुई तो मतलब माल तो कबाड़ा है, इसको फिकवाने के पैसे लगेंगे, तो क्या आप इसमें ऐड कर दोगे? अकाउंटिंग कह रही है कि ये जो सेल हुई है ना उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसी सेल का मैच करना है आपने, तो इस सेल से ताल्लुक रखने वाले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच करने के लिए जो माल नहीं बिका उसका मलबा इस पे थोड़ी डालना आपने। आप क्या करें, जो माल नहीं बिका 10,000 का, आपने उसको अगर मालूम मार्केट वैल्यू मालूम किया वो 8,500 का पता चला मार्केट में, तो आपने एक तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 1,500 क्या कर दिए, बढ़ा दिए। आपको यहां पर 10,000 माइनस करना चाहिए था ताकि आपकी यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड उस माल की है जो आपने बेचा, जो कि था 1,02,000 का, सही है। लेकिन आपने इसकी मार्केट वैल्यू मालूम की, मार्केट वैल्यू पता चली कि भाई 10 का नहीं है तो 5 का है, जैसे वो 5 का हो तो इसको कम करके आपने क्या किया, इसके सर पे बोझ डाल दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे। समझ आ रही है? इस स्टेज पे आपने ये नहीं करना है, ये इसके बाद वाले स्टेज पे होगा। यहां पर ये हमारे पास 8,500 नहीं बल्कि इंपेयर होने से पहले जो अमाउंट था 10,000 वो माइनस होगा, और यहां पर 1,03,500 की बजाय 1,02,000 ऐसा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा कि जो माल बेचा उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिया है, सही है। ये होने के बाद फिर आपने जो है वो इन्वेंट्री बुक की, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। आप ये नहीं सोचते अच्छा हर एंट्री के लिए बार बार ये मत सोचना कि इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और जब मैंने इंपेयरमेंट लॉस डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट की तो उसके बाद क्या ये एडजस्टमेंट हो गई, अब एडजस्टमेंट हो गई तो क्या फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, और फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा तो मैं तो इनकम स्टेटमेंट बना चुका आधी। मेरे भाई ऐसा होता है कि बीच बीच में एंट्रीज बन रही होती है, इसकी एक सबसे बड़ी निशानी पूरी इनकम स्टेटमेंट बन जाती है जो एंड में प्रॉफिट आता है, ठीक है ना। वो प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, कैसे होता है, पीएनएल डेबिट कैपिटल क्रेडिट, समझ आ रही है? उसका इंपैक्ट यही होता है ना प्रॉफिट में, कैपिटल में ऐड करने के लिए पीएनएल डेबिट, जो प्रॉफिट आपके पास आ रहा है, आपके पास लेसे वो 10,000 का 10,000 क्यों घूम रहा है मेरे ध्यान में, 28,000 का प्रॉफिट आ रहा है आपके पास सारे एक्सपेंसिव एक्सपेंस माइनस करने के बाद, फिर इस प्रॉफिट को ट्रांसफर करना कैपिटल में, तो आप पता है क्या करते हो, ऐसे एंट्री सोचोगे तो कैपिटल के टीम में आप, अगर कैपिटल में के टीम में रह के बताओ चलो, तो आप एक्चुअली आपका कैपिटल जहां भी खड़ा है ना, मिसाल के तौर पे $7,00,000 पे खड़ा है, तो इसमें प्रॉफिट लाने के लिए, प्रॉफिट ऐड करने के लिए आप कितने का प्रॉफिट, 28,000 का प्रॉफिट है,
जो मैंने बताया यहां पर, इसको क्या रेफरेंस दोगे? ये कहां से आ रहा है सारा? पीएनएल से। एक्चुअली कैपिटल क्रेडिट और पीएनएल डेबिट हो रहा है, तो ये तो पूरी इनकम स्टेटमेंट बनने के बाद भी हो सकती है एंट्रीज। सो ये मत समझना कि इनकम स्टेटमेंट आधी हो गई उसके बाद फिर एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस कंफ्यूजन में मत पड़ना, ठीक है? ये मैं तमाम वो बातें कर रहा हूं तो कंफ्यूजन तो दूर की बात, सवाल भी ध्यान में ना आए, लेकिन इसलिए टुक 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 करके कर रहा हूं कि इसको कंफ्यूजन बना के पेश करके आंसर बैक करूं उसको, ठीक है? तो 1,02,000 तक पहुंचे, और मैं बार बार बता रहा था कि हमारी जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाली टेस्टिंग होती है वो बुक वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? बैलेंस शीट वैल्यू, ठीक है? तो आपकी यहां पर कॉस्ट जा सकती है, लेकिन बैलेंस शीट में जो वैल्यू होगी IS2 कहता है वो बैलेंस शीट की वैल्यू जो है, मतलब बुक वैल्यू जो है, वो जो है आपकी कॉस्ट और एनआरवी में से जो लोअर है वो होनी चाहिए, ठीक है? तो इन केस कॉस्ट लोअर है तो जो ये अमाउंट आ रही है वही बैलेंस शीट में भी आएगी, तब तो कोई फर्क नहीं। लेकिन इन केस अगर एनआरवी कम है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कम है कॉस्ट की बनस्पत, तो उस वक्त आपके इनकम स्टेटमेंट में जो क्लोजिंग स्टॉक नजर आ रहा है और बैलेंस शीट में जो स्टॉक नजर आ रहा है, इनकी वैल्यूज में फर्क होगा, ठीक है? क्योंकि बैलेंस शीट वाली नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे होगी, सही? और वो उसका जो इंपेयरमेंट लॉस है वो अदर एक्सपेंसेस में यहां पर भी 1500 का शो हो रहा होगा, ऐड होगा। क्लियर है? इस बात को जानने के बाद अगर ये मैं 3 पॉइंट्स आपको पढ़ाऊं, क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द क्लोजिंग स्टॉक दैट अपीयर्स इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द इनकम स्टेटमेंट, अच्छा ये तो पता ही है हमें, इनकम स्टेटमेंट में होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये क्लोजिंग स्टॉक शुड बी ऑन कॉस्ट बेसिस, ठीक है ना? इन रिस्पेक्ट, मतलब ये कॉस्ट बेसिस पे होना चाहिए, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं आ जाना चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द कॉस्ट इज लेस देन एनआरवी और नॉट, चाहे वो कॉस्ट जो है ना एनआरवी से कम हो या ना हो, दोनों सूरतों में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आएगी वो उसकी कॉस्ट वाली होगी, सही? फिर इम्पेयरमेंट की बारी आती है, इम्पेयरमेंट लॉस इन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन केस वेयर द नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंटरी। तो ये किसका इम्पेयरमेंट का है? जब एनआरवी आपकी कॉस्ट से कम हो तो इम्पेयरमेंट करनी है, दिस इंडिकेट्स इम्पेयरमेंट, द इम्पेयरमेंट लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड and reflected in the operating expenses section of the income statement, ठीक है ना? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वाला सेक्शन है ना, वहां नजर आना चाहिए इम्पेयरमेंट लॉस, जरा सा भी इम्पेयरमेंट लॉस का इफेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर नहीं आना चाहिए। फिर बुक वैल्यू की बात है, मतलब बैलेंस शीट वैल्यू, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर इम्पेयरमेंट, क्या सिनेरियो? द कैरिंग वैल्यू, नेट बुक वैल्यू या बुक वैल्यू या बैलेंस शीट वैल्यू जो भी बोलो, द कैरिंग वैल्यू ऑफ द इम्पेयर्ड इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट इज द नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है? किस केस में? जब नेट रियलाइजेबल वैल्यू लो होगी। क्लियर हो गया? उसके बाद आपके पास ये एक सवाल है, इसके अंदर पार्ट ए है सवाल का, जिसके अंदर इसने आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन शेड्यूल बनाने का बोला है, फीफो और एफको वाला, इस पूरे सवाल को लेकर। क्लियर है? और इस सवाल में कुछ भी फर्क नहीं सिवाय इसके, हाँ पिछले सवाल जैसे है, बस एक फर्क है, 200 कारपेट्स वर सोल्ड एट 25% प्रॉफिट मार्जिन नॉट मार्कअप। लेकिन स्टिल पार्ट ए के अंदर कोई इसका अमल दखल नहीं, क्योंकि पार्ट ए में इसने इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी, इसने इन्वेंट्री शेड्यूल मांगा, और इन्वेंट्री शेड्यूल में सेलिंग प्राइस का ताल्लुक नहीं होता। सब इसका पार्ट बी जो है उसके अंदर क्या पता चलता है कि एक चाइनीज कॉम्पिटिटर एंटर हो गया, सही ना? आपने फीफो और एफको के जरिए अपनी कॉस्ट निकाल ली है पहले, सही ना? और जब ये पूरी वर्किंग की होगी तो कॉस्ट, मतलब क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड की क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट निकली होगी, और ना सिर्फ कॉस्ट निकली होगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री की क्वांटिटी भी निकल जाएगी जब आप पूरा शेड्यूल बनाओगे ना, क्योंकि आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ दी हुई है, क्या दिया यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है 250 कारपेट 180 वाले, 400 कारपेट 250 वाले, और उसके बाद सारी ट्रांजेक्शन दी हुई। तो ये सब होने के बाद आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की कोई क्वांटिटी होगी कि कितने कारपेट्स बचे, ठीक है, और किस प्राइसिंग पे बचे। फीफो के अंदर तो हो सकता है 2-3 मल्टीपल लेवल्स आ रहे हो प्राइसिंग के, लेकिन उस सबको मल्टीप्लाई करके टोटल निकालोगे तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट आ जाएगी। और एवरेज मेथड के अंदर तो वैसे ही एक सिंगल रेट होता है, तो उसको मल्टीप्लाई करोगे क्वांटिटी से तब भी कॉस्ट आ जाएगी आपकी इन्वेंट्री की। तो वो जो भी क्लोजिंग कॉस्ट आ रही है इन्वेंट्री की, सही है, दोनों मेथड से में से कोई एक ही अडॉप्ट करेगी कंपनी, ठीक है ना? लेकिन मैं आपसे दोनों करवा रहा हूँ, और दोनों को ही आगे जो अगला पार्ट बी भी जो है ना, उसका दोनों को लेकर सवाल है, फीफो को लेकर एनआरवी का अलग सवाल है और एफको को लेकर एनआरवी की अलग रिक्वायरमेंट है। क्लियर है? तो जी अब पार्ट बी पे आते हैं। कश्मीरी क्राफ्ट एम्पोरियम ने एनकाउंटर किया एक चाइनीज कॉम्पिटिटर को, ठीक है, जो कि मार्केट को एंटर हुआ, एंड ड्यू टू इट्स कारपेट्स एंड ड्यू टू दिस, और इस कॉम्पिटिटर की वजह से कश्मीरी क्राफ्ट एम्पोरियम के जो कारपेट है ना, वो अब बहुत ज्यादा महंगे नहीं बिक सकते, वरना तो हो सकता है 280 का लिया हुआ कारपेट शायद 500, 600 का बेचता हो, ठीक है, जो कि ऊपर देख भी लेते हैं कि 120 हैंडमेड कारपेट्स बेचे $80,000 के,
सही है। तो 120 कारपेट अगर $80,000 के बेचे हैं, तो अगर मैं एक जीरो कम करूं तो तकरीबन 700-800 का एक कारपेट बेच रहा था, अब वो सिर्फ 300 का बेच पा रहा है। सही है। तो इसका मतलब ठग से गिरी है इसकी अच्छी खासी रियलाइजेबल नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो वो कैलकुलेट फिर भी करनी है कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको मल्टीप्लाई किया, अभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता हमें, वो तो पूरे शेड्यूल से पता चलेगा कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 से, तो टोटल सेलेबल वैल्यू आएगी। फिर उस सेलेबल वैल्यू में से 3000 माइनस भी करवा रहा है, कह रहा है कि वो कारपेट को बेचने के लिए रीपैकेजिंग की जरूरत भी है कारपेट को, और थोड़ा सा नया दिखाने, नया लुक देने की जरूरत भी है, तब जाके बिकेगा। और वो तमाम कारपेट जितने भी क्लोजिंग स्टॉक है उसको नया लुक देने के लिए तकरीबन $3000 लगेंगे। ठीक है, तो वो भी सेलिंग कॉस्ट का तौर पर माइनस करेंगे, तब जाके एनआरवी निकलेगी। तो उस एनआरवी को कंपेयर करना है फीफो की कॉस्ट से। तो फीफो की कॉस्ट अगर कम हुई तो फीफो की कॉस्ट के ऊपर ही बुक करेंगे आप अपनी इन्वेंट्री को, कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर एनआरवी कम हुई तो फिर उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे वो करेंगे। तो पहले तो फीफो को लेकर करना है हैंडल, उसके बाद एवको को लेकर हैंडल करना है। ठीक है, और मैं सवाल को यहाँ होता हुआ दिखाऊं तो आपके सामने देखना। फीफो के जरिए सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ था तो इसलिए खाली दिखा रहा हूं। फीफो के जरिए जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ रही है वो 95,400 आ रही है। ठीक है ना, और क्लोजिंग स्टॉक है कितना, 180 यूनिट्स प्लस 150, 330 यूनिट्स। तो 330 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक है। अगर मैं इक्वल्स टू 330 को मल्टीप्लाई करूं 300 की प्राइस से, जितने में बिक सकता है वो, तो 99,000 का मैक्स बिक सकता है। ठीक है, 99,000 का ये क्लोजिंग स्टॉक बिक सकता है, लेकिन इसकी वो कितनी है 95,400। तो 99,000 में से 3,000 माइनस किए तो ये कॉस्ट ही कम है। ठीक है, आई वुड सजेस्ट कि इस फिगर को चेंज कर दो, इसको 3,000 की जगह 5,000 कर दो। ठीक है, आई विल आल्सो डू इट इन द नोट्स। ये फिगर चेंज करके 5,000 पे ले आओ, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि अभी फिलहाल हमारे केस के अंदर ना वो एनआरवी जो मैं चाह रहा हूं ना वो वैसे नहीं होगी। इसको 5 की जगह बल्कि 6 या 7,000 भी कर दो तो मेरे ख्याल से और बेहतर है। ठीक है ना, इसको मैं 7,000 कर देता हूँ। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, अगर ये मैं 7,000 करता हूँ सेलिंग कॉस्ट के, मुझे ये माल 330 यूनिट्स 300 के हिसाब पे बेचने में 99,000 पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन वो 7,000 रुपये पैकेजिंग में भी लगने ऐसा करने के लिए। तो 99,000 में से 7,000 गए तो हमारी इन्वेंट्री कितनी बची, 92,000 कॉस्ट, 92,000 एनआरवी आई इन्वेंट्री की। ठीक है ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू 92,000, क्योंकि 99,000 का मैक्सिमम बेच सकते हैं और ऐसा बेचने के लिए 7,000 का एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो नेट हमारे पास 92,000 बचेंगे, जबकि हमारी फीफो मेथड के तहत कॉस्ट कितनी आ रही है 95,000। तो कॉस्ट और एनआरवी में क्या चीज कम है, एनआरवी। तो इस कितना कम है, 3400 कम है। तो 3400 से इन्वेंट्री क्रेडिट और इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, यहां पर एनआरवी तो यही है 92,000, लेकिन एवरेज मेथड के जरिए क्या आ रही है कॉस्ट 90,000, तो बस एवरेज मेथड के जरिए 90 पे रखता मैं। ठीक है ना, ये पूरा सॉल्व करना है शेड्यूल बना के, तभी जाके हैंडल होगा। देखो आप लोग जो अभी पढ़ रहे हो ना, जितना भी मेरे इतने लंबे लंबे लेक्चर क्यों हो रहे हैं, आपके अंदर आपके पूरे स्ट्रक्चर सेट कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर सेट हो जाने के बाद आपके सवाल ऐसे नहीं आएंगे इतने बड़े बड़े, वो बीच में से कुछ भी टेस्ट करेगा आपकी नॉलेज को। तो जब आपकी टाइमलाइन अच्छी बनी होगी, आपके पास ऑर्डर अच्छा होगा कि कौन सा काम कब हो रहा है, किस स्ट्रक्चर में हो रहा है, तो आप किसी पॉइंट पे भी अपनी वर्किंग जो है ना करा के आंसर दे दोगे। ज्यादा ज्यादा थोड़े बहुत घूमोगे तो इंग्लिश में घूम जाओगे, और उस इंग्लिश को पढ़ के सवाल सॉल्व करके पास में प्रश्न वैसे ही सीख लोगे। क्लियर। सो ये पूरे तौर पे करने तमाम चीजें इसलिए जरूरी है खुद अपने आप पे कि स्ट्रक्चर मिस ना हो। सही, जैसे ग्रैंड ट्रांजेक्शन की थी हमने, पूरा एक स्ट्रक्चर बिठाया था किस तरह ट्रांजेक्शन से लेकर हम बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट तक जाते हैं। तो वो जो पूरा इतना लंबा चौड़ा सवाल तो इसी लेता है कि स्ट्रक्चर मिस आउट ना। तो आपकी ये 3 रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले तो परफॉर्म एनआरवी टेस्ट ऑन इन्वेंट्री। एनआरवी टेस्ट को परफॉर्म करने का मतलब ये है कि इन्वेंट्री के एनआरवी मालूम करो, जो भी क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपकी 330 यूनिट जो है वो कितने के बिकेंगे और कितने उसमें सेलिंग कॉस्ट लगेगी तो बचेंगे कितने, वो एनआरवी टेस्ट हो गया। तो एक दफा कर लिया ना इस पार्ट के लिए, तो वही इसका भी आंसर भी वही है मार्केट वैल्यू वाइज। उसके बाद पार्ट भी है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट बनाना है, लेकिन इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को इंक्लूड करके, मतलब पार्ट ए में से भी इंफॉर्मेशन थोड़ी उठा के सेल्स निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना पड़ेगा। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब माइनस कर रहे होगे तब ये ख्याल रखना जब फीफो के साथ कर रहे हो तो फीफो की जो कॉस्ट आ रही थी वो माइनस करना, इंपेयर करके नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे नहीं ले आना उसमें क्लोजिंग स्टॉक को। इनकम स्टेटमेंट के अंदर तो जो है जो कॉस्ट वाइज आती है वही लेते हैं। बहरहाल
तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप सेल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ग्रॉस प्रॉफिट के बाद फिर एज अदर एक्सपेंसेस अगर इंपेयरमेंट हो रही है तो इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस करते हुए दिखाओगे, बाकी कोई एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए तो लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जबकि एवरेज मेथड के अंदर भी यही करना है। और उसके बाद हाँ आखिरी रिक्वायरमेंट क्या, व्हाट विल बी, सवाल है आपसे, व्हाट विल बी द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी टू बी टेकन टू द बैलेंस शीट। इस सब करने के बाद आप बताएं बैलेंस शीट में बुक वैल्यू क्या आएगी। फीफो को अगर कंपेयर करते हैं एनआरवी से तो क्या आएगी, और एफको को कंपेयर करते हैं तो एनआरवी से क्या आएगी। और जो हमने देखा अभी एवरेज मेथड के तहत 90,000 आ रही थी इन्वेंटरी की क्लोजिंग कॉस्ट वैल्यू, ठीक है, जबकि जो इन्वेंटरी की एनआरवी आ रही थी कुछ 92,000 समथिंग आ रही थी। तो एवरेज कॉस्ट के जरिए क्योंकि कम आ रही थी तो वही बैलेंस शीट की वैल्यू पड़ती है एवरेज मेथड से। लेकिन इसके अंदर फड़कना नहीं है, किसी साल फीफो यूज कर रहे हो कि वो अच्छा लग रहा है, किसी साल एफको यूज करो, यू कैन नॉट चेंज द पॉलिसी। आपने एक पॉलिसी बना ली कि मैं फीफो यूज करूँ, फीफो यूज करूंगा, एफको की बनाई तो एफको यूज करोगे, ठीक है। बस ये यहाँ पर खत्म होता है, यूनिट हमारा 4 खत्म हो गया।